क्या आप जानते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को? कौन ज्ञानेंद्र त्रिपाठी? को पता था कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है। चॉइसेस आपको कमानी पड़ती हैं। मैं बहुत अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था। थैंक यू बताने के लिए। इंट्रोवर्ट का हिंदी अंतर्मुखी होता है। हॉस्टल में मैं खाना खा रहा हूँ और उस टाइम पर अचानक से वो टेलीकास्ट हुआ तो मेरे जो बाकी और तो ऐसा हो गया। वाह ज्ञानी, क्या एक्टर हो यार। कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा आप भी एक्टर हैं, तो मैंने कहा मतलब अभी बन रहा हूँ। जबरदस्ती के ऐसे शोज देखने पड़ते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है और वो नेटफ्लिक्स पे जाके अपने शो को डलवा देते हैं। उनको तो वही कचरा ही पसंद है तो हम कचरा ही देंगे। जेन्युइन तो आप हो। ऐसे ही होता है, कोई एक दिन आपको बता देता है कि आप जितने सोच रहे हो उतने कमज़ोर हैं नहीं। इंडस्ट्री में लोग बात नहीं करते, बोलते नहीं है, इसके लिए नहीं बोलते, उसके लिए नहीं बोलते। किसी की जिम्मेदारी नहीं है मुझे प्रमोट करना। अगर सिर्फ चेहरा बेचने आए हैं आप और सिर्फ अदाएँ बेचने आए हैं तो वो तो कुछ टाइम तक ही रहेगा। आपको स्किल लेके आनी पड़ेगी टेबल पर। अगर रियल लाइफ के बारे में कुछ जैसे खुलासा करना हो या कुछ कि अरे ये चीज़ मैं आज बोलना चाहता हूँ। इक्वल रिस्पेक्ट पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट या आपकी गाड़ी क्यों देखी जाए? Be the soul without Joe, soul without Joe. हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट सोल विदाउट झोल इंटरव्यू सीरीज़ के थर्ड पॉडकास्ट एपिसोड में। थर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि नंबर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में और मैं खासकर बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि नंबर आपको अट्रैक्ट करता है और उसकी एक एनर्जी होती है और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन उसका बहुत हाई है। पहले पॉडकास्ट एपिसोड को रिलीज़ हुए आज पूरे 9 दिन हो गए हैं। उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा आ रहा है और जो सेकंड पॉडकास्ट एपिसोड है अभी भी हमारा एडिटिंग में है। ये जो थर्ड पॉडकास्ट एपिसोड है ये शायद मेरे इमेज को थोड़ा सॉफ्टनेस दे दे क्योंकि जो फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था एंड मुझे बहुत तरीके के फीडबैक आए कि मैं एक एरिया या एक तरफ पूरी झुकी हुई हूँ। पर जो हमारा मकसद है सोल विदाउट झोल का कि कोई भी इंसान जिसमें झोल ना हो, जो नेचुरल हो। हम कोशिश करते हैं कि अपनी हर चीज़ अनएडिटेड रखें, नॉर्मल रखें, नेचुरल रखें। तो जब भी मैं किसी ऐसी रॉ चीज़ या रियल चीज़ का जब भी मेरे जहन में आता है या सोचती हूँ तो एक एक्टर हैं जो हमेशा मेरे ख्याल में ज़रूर आते हैं और मैं हमेशा से उनसे जितना मुझे याद आ रहा है काफ़ी अरसा हो गया कि मैं उनसे टच में थी। तो आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो हमारे सेट पर हैं और मिलते हैं श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी से। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तो आपका नाम इतना दमदार है, उस पे आपने श्री लगा दिया ऊपर से, बाप रे। एक्चुअली ये देखिए रेस्पेक्ट तो सबसे पहले आना चाहिए, राइट। तो ज्ञानेंद्र आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है जी। आई थिंक आप, मुझे नहीं पता आपको क्या फील होता है कि आप हाफ में हैं या आप हाफ में से ज़्यादा हैं, पर काम आपने बहुत किया है। जर्नी समय से नहीं होता, काम से होता है, एक्सपीरियंस से होता है। तो आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत काम किया। और जब मैं अपने सर्कल में मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल चलते फिरते लोगों से पूछती हूँ कि आप जानते हैं हम एक्टर को, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को। और ये सवाल मैं इसलिए पूछती हूँ, कौन ज्ञानेंद्र त्रिपाठी? क्योंकि जवाब ही मिलता है। नहीं मिलता, बिल्कुल भी, आप बिल्कुल गलत है। ओके। तो जब भी क्योंकि आप क्रिटिक्स एक्टर हैं जो मैं मानती हूँ जी, तो हमेशा मुझे ये सुनने को मिला, हाँ सुना तो है, जानते तो हैं। और जैसे ही मैं हाफ सीए का जिक्र करती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे लगता है हाफ सीए का रीच बहुत ज़्यादा था जी। तो सब बोलते हैं हाँ हमने देखा, हम जानते हैं, ठीक है। और हिंदी बेल्ट में खास करके अगर आप एमपी बोले, यूपी बोले, हरियाणा बोले, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स आपका नाम ही इतना दमदार है कि लोगों को लगता है हाँ ये कोई हिंदी बेल्ट का प्राणी है एंड ही सो रिलेटेबल। करेक्ट। तो ये आपके कुछ एडजेक्टिव्स आपको बताना चाहूँगी, ठीक है, कि आप बहुत थॉटफुल हैं। हमारा मानना है कि आप लिखते भी हैं थोड़ा बहुत। हाँ लिखते हैं। यस, आप पोएटिक हैं।
हाँ, मुझे पोइट्री पसंद है। पसंद है, ग्राउंडेड है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, और क्राफ्ट ड्रिवन है, मतलब वसूलों में पक्के हैं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं। वसूलों मतलब जब आप एक्टिंग या कोई चॉइस ऑफ वर्क लेते हैं तो आपको, अगर आपको अपना किरदार होता है ना उतना खास रिलेटेबल नहीं लगता, तो आपने उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जो हमारा ख्याल है आप हमें बता सकते हैं। और कब होता है आपका बर्थडे? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विकिपीडिया पेज नहीं है, तो आप ही को कंफर्म करना पड़ेगा। आई एम ऑगस्ट बॉर्न 10th of August। Oh, wow. हाँ, लेकिन दिस इज वन ऑफ माई लकी डेट्स। आई वॉन्ट टू टेल यू एंड आई टेल एवरीबडी, जो भी मुझे 10th अगस्त वाला मिलता है ना, जी, कि दिस इज वन ऑफ माई लकी डेट्स। वाह। चलो आज कंफर्म हो गया। तो या 10th of August इज माय बर्थडे। ओके, तो आप लियो हैं, राइट? जी। एंड यू बोर्न इन एंड ब्रॉट अप? आई वॉज बॉर्न इन अ प्लेस, एक गांव है रीवा शहर में, बराव करके एक गांव है। तो बनाओ? बराव हाँ। ओह वाओ। तो एक तहसील है, अब ज़िला बन गया वो, मऊगंज करके, वहाँ पर एक गांव है मऊगंज? हाँ, तो वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी। बट मैं कुछ 2.5-3 साल का था तब पिताजी की जॉब भोपाल में थी, तो पढ़ाई लिखाई के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गए। तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो मेरी परवरिश जो है ज़्यादातर भोपाल में हुई, ज़्यादा ही पूरी की पूरी भोपाल में हुई। पढ़ाई लिखाई जो है सारी भोपाल में हुई। फिर मैं पूना चला आया। पूना वो पहला शहर था जो भोपाल के बाद मैंने देखा। FTII? हाँ, FTI तो खैर बाद में गया। FTI जाना था इसलिए पूना आया था। बट उस टाइम पर मुझे एक जॉब मिली थी, तो उस जॉब के सिलसिले में पूना आना हुआ, और फिर पुणे रह के ये चलता रहा कि FTI कैसे जाएँ। तो 2-3 साल लगे उस जद्दोजहद में, बट इवेंचुअली FTI पहुँच गया और फिर वहाँ से पास आउट। कितनी फीस होती है FTI की? अब तो शायद कम है प्रीति। अब बेसिकली उस टाइम पर, ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 के आसपास की, 6-8। तो उस टाइम पर वो सेल्फ सस्टेन कोर्स था। उसकी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि आपको हम कैंपस देंगे, बाकी फैसिलिटीज़ देंगे, बट उसके अलावा जो खर्चे हैं उसको आप स्टूडेंट से फ़ीस लेके देंगे। सो आई थिंक दैट टाइम कुछ 1,30,000 एक साल की फ़ीस थी। बहुत ज़्यादा थी। हाँ, और बाकी कुछ 2 साल का कोर्स था जो ख़त्म होते होते 2-2.5 साल हो ही जाते। सो हाँ, उस टाइम के लिए तो ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। अब शायद कम हो गई है, बिकॉज नाउ इट्स अ सब्सिडाइज कोर्स लाइक एनी अदर कोर्सेज। तो अब उतनी फीस नहीं है। और आपने वो खुद से भरा फीस? हाँ, खुद से भरा। बिल्कुल खुद से भरा। मतलब मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि पहले भी जैसे आप हमेशा से सेल्फ मेड थे, राइट? जी। तो आपने वो खुद से भरा, और आप अटल से आपको पता था कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है? एक्चुअली जल्दी नहीं पीती, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो इतना जल्दी होता नहीं है। मतलब आजकल तो मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। टीन एज के दौरान ही उनको पता होता है क्या करना है। उस टाइम इतनी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था। आसपास आप वही देखते हैं सपना जहाँ तक आपको दिखाई देता है ना। तो सिनेमा पसंद था मुझे, स्क्रीन पे देखना चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन वो इतनी दूर का ख्वाब होता है, एटलीस्ट तब होता था, कि आप ये नहीं सोचते हो कि अच्छा ये प्रोफेशन है और इस पे काम किया जा सकता है। तो प्रोफेशन आपको वही दिखते हैं कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो वाइट कॉलर जॉब हैं, इसमें कहीं आप पहुंच जाएं, प्रोफेसर बन जाएं कहीं पर। तो ग्रेजुएशन तक तो यही था कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए। बट ग्रेजुएशन में जाके मुझे समझ में आया कि यार ये सब्जेक्ट्स मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मैंने फिज़िक्स, मैथ्स ये सब ले रखा था, मैं BSc ऑनर्स कर रहा था। तो मुझे लगा यार मैं एंजॉय तो बिल्कुल कर नहीं रहा हूँ। एंड उस चक्कर में बहुत ना बंद हो गई थी दुनिया मेरी। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तब तो ठीक है, आपकी पूछ है, आपको टीचर्स भी एक्नॉलेज करते हैं। और साइंस के स्टूडेंट को इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना तो नालायक ही है। हाँ, लेकिन लकीली मैं फिर थिएटर वगैरह करने लगा था कॉलेज में। जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी मिली, एक पहचान मिली उस क्राफ्ट के बेसिस पे, जो कि मतलब मैंने सीखा भी नहीं था। इट वाज इंस्टिंक्टिवली, मुझे मज़ा आता था वो करने में। और मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे वो सेमिनार, वो जो गोष्ठियाँ होती हैं लिटरेचर को लेकर के कॉलेजेस में, मैं उनमें ज़्यादा बैठता था, उनको ज़्यादा अटेंड करता था। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरा रुझान इस तरफ है, तो मैं क्यों ना ये काम करूं। पर फिर इतनी समझ तो थी तब तक, 18-19 साल का हो गया था, कि इसमें करियर बनाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर समबडी हु डज नॉट हैव एनी कनेक्शन इन द इंडस्ट्री और ऐसा कुछ, और इंडस्ट्री मतलब दूर दूर तक कहीं कुछ लेना देना। तो ये समझ में आया कि आपको सीखना पड़ेगा कम से कम, अगर इसको करना है। तो फिर वहाँ से शुरू हुई जद्दोजहद की,
कहाँ से सीखा जा सकता है। तो और ये ऐसा नहीं होता है कि आप पहले दिन सपना देखते हैं और उसी दिन अटल हो जाता है, ये धीरे धीरे करके आपका रास्ते खुलते हाँ, जाते आपके हैं। रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे लोग उस रास्ते में आते हैं जो आपका साथ देते हैं अलग अलग तरीके से। हाउ यूनिवर्स कंस्पायर्स और हेल्प्स यू टू रीच। आपको बस लगे रहना है कि आपने एक बार चाह लिया और उसमें ईमानदारी है, तो आप बस लगे रहो। जहाँ पे आप लड़खड़ाओगे तो आपको पता भी नहीं पड़ता कहाँ से कोई एक इंसान आता है और वो आपको अपलिफ्ट करके चला uplift करके जाता चला है। जाता है। और कई बार वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के भी नहीं आता। यस ट्रू। मतलब इतने सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है मेरे सफ़र में यहाँ तक, और उनसे मैं पिछले 10-12-15 साल से जब बहुत ज़रूरत थी तब वो आए, और किसी मसीहे की तरह उन्होंने उस जगह पर मेरी हेल्प की और वो चले गए ज़िंदगी से। अब मैंने उनके टच में भी नहीं हूँ समहाउ, पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे वाओ। पता है कि वो थे, उनका वो सहारा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। नहीं होता। जी। वाह। ये जो भी आप में क्रिएटिविटी थी, बुक्स के थ्रू आई, मूवीज़ के थ्रू आई, फैमिली में कोई था, गाने बहुत सुने जाते थे? अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे याद है पापा ना काम से लेट आते थे घर, तो मैं छोटा था, मेरी बहन थी, वो मेरे से 1-2 साल बड़ी हैं। तो मम्मी को आदत थी, वो ना विविध भारती हुआ करता था, रेडियो था हमारे घर पे उस टाइम, तो वो रेडियो पे रात को ना विविध भारती के गाने लगाकर सोती थी। तो दिन भर के काम वाम के बाद उनका ये था कि भाई रात को सोते टाइम पे, तो वहाँ वो मैं भी सुनता था। मुझे अब बच्चों को जो आप एक्सपोज करोगे वही अच्छा लगेगा उनको धीरे धीरे, तो वो मेरी भी हैबिट हो गई वहाँ से धीरे धीरे। तो और फिर जब कॉलेज पहुँचा तो वहाँ पे टीचर्स ऐसे मिले जिनको जो हिंदी के प्रोफेसर्स थे बहुत अच्छे अच्छे, तो उन्होंने जब गज़ल क्या होती, कविताएं क्या होती, ये सब हमारे करिकुलम का हिस्सा था सिलेबस का। तो जब उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और कुछ दोस्त मिले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन चीज़ों से, तो मुझे लगा कि ये मेरी भाषा है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, यहाँ मुझे मज़ा आ रहा है। तो वो कब आपके अंदर चला गया पता ही नहीं पता चला, ही नहीं राइट? चला वो। और पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। हाँ, दूसरी बात, मैं बहुत अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी। थैंक यू बताने के लिए। इंट्रोवर्ट का हिंदी अंतर्मुखी होता है। जी। वाह। तो मेरे पास दुनिया को मैं देखता बहुत ध्यान से था, महसूस बहुत करता था, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए मुझे लगता था कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। अब उसको कॉन्फिडेंस की कमी बोलिए जो भी कह लीजिए, पर जब मैं थिएटर करने लगा तो उसने मुझे एक स्टेज दिया, एक मंच दिया जहाँ पर लोग सुनने के लिए आते थे और सुनना चाहते थे। और जब मैं वो उन डायलॉग्स और उनके ज़रिए उनसे बात करता था तो समझ में आता था कि ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं चल रहा है, ये हर उस इंसान के अंदर चल रहा है जो ऊपर से प्रोफेसर है, डॉक्टर है, HOD है किसी डिपार्टमेंट का या किसी बड़ी पोस्ट पर है, जिसको मैं लगता है कि यार, क्योंकि वो अंदर इंसान ही है, तो उसको अंदर ही अंदर लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो आप कॉन्फिडेंस की कमी। आप करेक्ट करते हो कि बहुत सारे यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं, तो वहाँ से मुझे लगा कि ये ज़रिया ज़्यादा अच्छा है इन कनेक्ट करने का वैसे लोगों कोई से। मानेगा नहीं कि एक एक्टर ऐसा जो थिएटर में है, जो फेस कर रहा है पूरे रियल वर्ल्ड को, वो कहीं ना कहीं अंदर फील करता होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। हाँ, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे फ्लैम्बॉयंट है, बिंदास है, तभी तो स्टेज पे खड़ा है, किरदार निभा रहा है। इसका उल्टा होता है, बल्कि आप ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं, आप देखें कि उन 80% आई वुड से कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत क्लोज्ड हैं। वो बहुत पसंद नहीं करते बहुत लोगों से मिलना, और या फिर अचानक नए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा। तो ये स्टेज उनको उस चक्कर में बातचीत भी नहीं हो पाती ना ज़्यादा आपकी, तो स्टेज आपको मौका देता है, जगह देता है कि नाउ यू कैन टॉक, देयर आर पीपल हु वुड लिसन टू यू। मुझे एक सीन याद है अपनी ज़िंदगी का, जिसमें मैं ना गाड़ी मैंने खरीद ली और मैंने चलाना सीख लिया। पर होता है ना, जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई भी गाड़ी चला रहा है, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो गाड़ी में घूम नहीं पाएंगे, राइट? तो जब बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए, अब मैं रोज़ गाड़ी को देखूं, अब कैसे बोलूं कि मैं डरी हुई हूँ? मैं तो डरी हुई थी, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं तो साक्षात डरी हुई थी। तो एक दिन मैं कैब में जा रही थी और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया कोई ड्राइवर मिलेगा क्या? बोला क्यों, क्या है? मैंने कहा गाड़ी है पर ना चला नहीं पा रही हूँ। 1 सेकंड में बोला कि
आपको डर लगता है? मैंने बोला हाँ। बोलता है ये आगे देख रही हैं आप, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही, ये सब डरे हुए हैं, आपको पता है? ये सब डरे हुए हैं, मैं भी डरा हुआ हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि हम सब डरे हुए हैं? तो वो ये बोलना चाहता था कि जब सब डर डर के गाड़ी चला रहे हैं तो आप भी डर डर के चला लीजिए। उसने आपके डर को नॉर्मल कर दिया ना, जो आपको लग रहा था आप सिर्फ अकेली हैं, ऐसा नहीं था। यस, और ये देखिए ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, पेरेंट्स नहीं पढ़ाते। दूसरे दिन सुबह मैं उठी, चाबी लिया, नाश्ता किया, गई, गाड़ी उठाया और उस दिन से मैं चला रही हूँ। ऐसा ही होता है ना, कोई एक दिन आपको बता देता है कि आप जितने सोच रहे हो उतने कमज़ोर हैं नहीं, और वहाँ से सब कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते पलट हैं। जाती हैं चीज़ें। हाँ आपको जैसे आपने बहुत सारा काम किया, राइट? जी, आप- थोड़ा बहुत। नहीं, बहुत सारा किया है। तो आपकी जो पहली मूवी थी या सीरीज था, तब आपको कैसा फील हुआ? प्रीति, फर्स्ट टाइम आप जब नए होते हैं ना, तो इंडस्ट्री में आपको बस शुरुआत करनी होती है, जो काम मिले, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते हैं, कोई आपको नहीं जानता है। तो उस वक्त पे somebody who is who is from the outside of the industry, जिसका कोई यहाँ पर है नहीं, जान पहचान नहीं है, तो आपको यही बहुत होता है कि आप किसी सेट पर बुलाए जाएं एज एन एक्टर। आप ट्रेंड एक्टर हैं, आपको काम आता है थोड़ा बहुत जो भी आपने सीखा है, तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी ने सेलेक्ट कर लिया है। तो उस टाइम पर आप चूज़ ही नहीं होते हैं, चॉइसेस आपको कमानी पड़ती हैं इस इंडस्ट्री में भी, धीरे धीरे अपना काम कर करके। तो जब मुझे पहला वाला काम मिला था, आई वॉज़ हैप्पी। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं टेलीविज़न पे आ रहा हूँ। कौन सा था वो काम? ये एक शो आता था, क्राइम पेट्रोल। सो yes. बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था FTI में, तो छुट्टियां होती हैं बीच में 1 महीने की। तो मेरा एक दोस्त है, बॉम्बे में रहता था उस टाइम पर, तो मैं उसके घर आया था जस्ट ये देखने के लिए कि बॉम्बे है कैसा। 1 साल बाद मुझे जाना है, तो एक बार देख तो ले शहर को। तो मैं आया था और वो किसी ऑडिशन पे गए थे, तो मैं उनके साथ चला गया। क्राइम पेट्रोल का ऑडिशन था कुछ। तो वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा, मैं बाहर वेट कर रहा था, वो ऑडिशन दे के निकले और बाहर निकले दोनों। तो उन्होंने बोला आप भी एक्टर हैं? तो मैंने कहा मतलब अभी बन रहा हूँ, ट्रेनिंग में हूँ। तो उन्होंने कहा आप हो 2-4 दिन यहाँ पर? मैंने कहा हाँ। तो बोले एक दे दो, ऑडिशन दे दो। तो मैंने कहा हाँ, ऑडिशन देने में क्या दिक्कत। मैंने दे दिया ऑडिशन और मेरा सिलेक्शन हो गया वाओ। उसमें। सो वो इतनी आसानी से मुझे बाई चांस मिल गया। कौन से साल था वो? दिस वाज 2010 आई गेस। ओके। तो फिर और मैं करके शूट, 2 दिन का शूट था कुछ करके, और वापस चला गया। हॉस्टल में मैं खाना खा रहा हूँ और उस टाइम पर अचानक से वो टेलीकास्ट हुआ। तो मेरे जो बाकी और तो ऐसा हो गया। कितनी खुशी हुई होगी उस तो- मोमेंट में, राइट? हाँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यू हैव गॉट। कितने टाइम के बाद लोगों ने क्राइम पेट्रोल में जैसे रोल मिला, उसको इनकैश किया, उसकी तारीफ हुई, और आपने कब कर लिया क्राइम पेट्रोल, राइट? हाँ, मैं और स्टूडेंट इतने के तौर पे आराम गया। से कर लिया। हाँ, तब It इतना was a कुछ था cakewalk. नहीं, तब कुछ था ही नहीं। मतलब आपका सिर्फ एक फोकस रहता है, वो आज भी है, कि आप जो काम आपने लिया है, जो मिला है आपको, उसको बहुत ईमानदारी से और जितनी आप में काबिलियत है उतनी मेहनत से आप करें। और बाकी सारे कैलकुलेशंस नहीं होते थे मेरे पास, तब भी नहीं थे, अब भी कम है। अब थोड़े करने पड़ते हैं, बिकॉज देन इफ़ यू हैव टू मूव अहेड। तो आप अगर वही करते रहेंगे, उसी किस्म के रोल, उसी लेंथ के रोल सारी ज़िंदगी, तो फिर आप एवरीबडी वांट्स टू ग्रो। सो मैं भी वैसे ही ग्रोथ चाहता हूँ। तो वो आप फुटबॉल खेलते हैं? नहीं, मैं स्पोर्ट्स बस देखता बहुत हूँ। अच्छा। मैं खेलता ज़्यादा नहीं था। क्रिकेट खेलता था बचपन में थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत एमेच्योर मोहल्ले वाले लेवल पे, ऐसा कोई मैं स्टेट वगैरह मैं। हाँ, मुझे रनिंग पसंद है, दौड़ता हुआ तो भागता था, बचपन से पसंद है। वाओ, वेरी गुड। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मदर हैं, फादर इज़ नो मोर, ओके। माई वाइफ एंड आई हैव अ सन, हाउ ओल्ड इज ही? 4 year old। ओह, सो स्वीट। पापा आपके पहले गुजर गए या जैसे हाल फिलहाल? 2014 we lost him, 2014। हाँ, ओके, 2014। तो काफी सक्सेस देखा उन्होंने आपका? नहीं, एक्चुअली नहीं। लिटिल बिट ऑफ वर्क ऑन टेलीविज़न, थोड़ा बहुत 1-2 काम आए थे तब तक, क्योंकि वो मुझे लगा था कि 2011-10-11 की जो बात बता रहा हूँ, कि उसके बाद तो ऐसा हुआ कि हर रोज़ मैं ऐसा शूट करूँगा, क्योंकि उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। जब पास आउट होके आया तो आपको पता चला इतना आसान है नहीं। इट वाज अ मैटर ऑफ लक कि वो मिल गया। तो बहुत छोटे छोटे काम कर रहा था उस टाइम पर। तो नहीं, उन्होंने नहीं देखा, स्ट्रगलिंग देखा? उन्होंने नहीं देखा ये सब।
गब्बर इज बैक वाज वन ऑफ द मेजर नोटिसेबल पार्ट। वो क्योंकि एक छोटा सा सीन था, ऐसा बहुत लंबा लेंथ वाइज रोल नहीं था, बट वो सीन कब का इम्पैक्टफुल था था। वो गब्बर इज बैक? आई थिंक 15-16। 15-16। हाँ, तो मुझे याद है वो फिल्म हम देखने गए थे भोपाल में थिएटर में, पर मेरी मदर थी साथ में, फादर वाज नॉट देयर। ओके, गब्बर इज बैक में जो आपका किरदार था उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो किरदार भी मैं टेलीविज़न कर रहा था उस टाइम पर, वही क्राइम पेट्रोल एपिसोडिक थिंग। तो मैं इस जद्दोजहद में था ही कि यार इससे निकला जाए, ये तो हो गई एक चीज़। क्राइम पेट्रोल कितने टाइम के लिए किया आपने? क्राइम पेट्रोल मैंने काफ़ी साल किया, और तो जैसे किसी डिपार्टमेंट में किसी की ग्रोथ होती रहती है ना, उसकी प्रमोशन होती रहती है। मेरे साथ ये हुआ, क्राइम पेट्रोल मेरी प्रमोशन होती गई कि मतलब एक रिपोर्टर से शुरू करके फिर आप तो जितने तरह के कैरेक्टर्स हो सकते थे उस शो में, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड लीड जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो सब वहाँ तक किया मैंने उसको। एज इंस्पेक्टर आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। एक चूना किया था नेटफ्लिक्स पे शो, यस, उसमें मैंने पुलिस देखा, था। बहुत ही बढ़िया था, आप ही के लिए हाँ, देखा था जी। और हाँ, मेजरली क्राइम पेट्रोल, सास बहू और फ्लेमिंगो। हाँ, यस, उसमें एक पुलिस का किरदार बहुत था। अच्छा सीन था वो, जी, जिसका हमने जिक्र भी किया। आप मारते बहुत अच्छा है। दो चीज बहुत अच्छी है जो मैंने देखा, एक तो आपकी चाल, जी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ओके, तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का कोई स्क्रीनिंग थी, आप चल के जा रहे थे, मैंने वो रील देखा, ठीक है। फिर मैंने अब आपका कल का ट्रेलर देखा, वो देखा, BTS देखा, राइट? कल आपने डाला कोई BTS, ठीक है, उसमें आप चल के जा रहे हैं। तो मैंने आप ये ही देखा कि जो आपकी चाल है, आप में वो काबिलियत है कि आप चाल को ना एक राजा, व्हेन यू वांट टू फील लाइक अ किंग, यू हैव द पावर टू वॉक एज अ किंग। जब आप बेबस, जैसे कि सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव में आप बड़े भाई हैं जो बेबस सा फील कर रहा है, राइट? बिजनेस नहीं चल रहा, तो जब वो चलता है तो पता चलता है एक भाई जिसके कंधे दबे हुए हैं वो चल रहा है। तो आपकी चाल में ये चीज़ है, मैंने नोटिस किया है। ये सब इंटेंशनल होता है, ये सब पार्ट ऑफ और क्राफ्ट। बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी है, एंड आई एम अमेज्ड कि मतलब इतनी, मतलब इसको बरकरार रखना, क्या होता है कि जब आप 2008 से, मैं बोलूँगी आपका लॉन्च वही था, जी, और अब 2025 चल रहा है, तो इस किरदार को, मैं किरदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम इसको बदल लें, राइट? हम कभी सोचते हैं कि हम सोफ़ा बदल लें, हम अपनी लाइफ बदल लें, राइट? हम पहले ये कर लेते हैं ताकि हम अमीर हो जाएं, राइट? तो ये किरदार है जो आप निभा रहे हैं, राइट? तो ये कितना डिफ़िकल्ट रहा? ऐसे कभी हुआ कि आपको लगा कि बहुत टफ है, नाउ आई वांट टू चेंज, या सच्चाई का रास्ता कठिन है, या ऐसा कुछ फील हुआ आपको कभी? नहीं, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। इनफैक्ट सच्चा रहना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसान है। कोई आप जो नहीं है वो प्रिटेंड करना मुश्किल है, और इस सफ़र में ऐसे मुकाम आए, कई बार ऐसे स्टेजेस आए, स्पेशली जब व्हेन यू आर यंगर, और तो आपको वैलिडेशन, अटेंशन चाहिए होता है, तो आपको ये इतनी समझ नहीं होती कि वो वैलिडेशन, अटेंशन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और रियल होना चाहिए। आप में जो अच्छी बात है उसे जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो वैलिडेशन, आप ऊपर से कपड़े बदल लें, चाल बदल लें, इससे आएगा नहीं, वो सस्टेन नहीं हो सकता लंबा। पर उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, तो आपको लोग भी आसपास के सजेस्ट करते हैं कि एक काम कर, कपड़े चेंज कर, हेयर स्टाइल चेंज कर, लुक चेंज कर, प्रेजेंट योर सेल्फ एज लाइक दिस। एक इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई गाड़ी की चाबी ना जब जाओ आप मीटिंग के लिए तो ऐसे रख दिया करो। Oh my God. मैंने कहा यार वो मुझसे Seriously? मिलना चाहते हैं, मेरी गाड़ी देखना चाहते हैं, बोले फ़र्क पड़ता है, Oh my God, नेगोशिएशन में seriously? फ़र्क पड़ता है। मुझे लगा कि यार अगर वो मेरी गाड़ी, मतलब ये क्या हो, तो फिर अब मैं तो सारी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो गया ना। उसे मान लो मैं कोई एक 10 लाख की गाड़ी लेके गया हूँ, और उसके नज़र में 10 लाख की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं, तो मेरी भी वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गड़बड़ है। पर ट्राई किए वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको हमें कोई बाहर से बताने वाला नहीं था। जो भी चीज़ें सीखी हैं वो खुद की गलतियां करके, और फिर समझ में आया कि नहीं, ये सही नहीं है। और बहुत मुश्किल है, जो आपने कहा ना कि सच्चा होने में मुश्किल है, मुझे लगता है कि नकली होके घूमने में मुश्किल है, क्योंकि आप कितने दिनों तक एक्टिंग कर सकते हो ज़िंदगी में एक्टिंग करना नहीं Wow. मुझे स्क्रीन पे एक्टिंग करने में मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैं किसी से मिलूँ और कुछ बनूं। हाँ, और कुछ और ओढ़ के जाऊँ, और इस
इनसिक्योरिटी के साथ कि मुझे कोई हल्के में ना ले ले एंड ऑल ऑफ दैट। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है लोगों से वैसे मिलना जैसे लोग आपस में मिलते हैं। उनके जैसा हूँ, उनके जैसा रहना चाहता हूँ। वो मेरा काम है। स्क्रीन पे जो एक्टिंग होती है या फिर जो किरदार निभाए जाते हैं वो मेरा काम है, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जैसे बाकी सब हैं। तो मुझे यहाँ से दूर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप दूर कर देंगे तो फिर मेरा तो सारा ये समझ लीजिए सामान ही हट जाएगा ना। इतने सारे, यही तो मेरा सरमाया है जिन लोगों के साथ। तो मैंने कुछ नहीं बदला ज़िंदगी में। थोड़ी बहुत सक्सेस भी आई है तो मैं वैसे ही उन्हीं जगहों पर जाता हूँ जहाँ पहले जाता था, वाह। और उन्हीं दोस्तों के साथ रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि अब टचवुड आई कैन अफोर्ड कि लोग मेरा काम कर सकें, लेकिन मैं अपने काम खुद करना पसंद करता हूँ। और हाँ, मतलब उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे वाह, बदलने की वाह, ज़रूरत नहीं। ये तो बहुत ही सुंदर है, और मुझे लग रहा है हाफ सीए वाला किरदार है तो आप में रियल लाइफ में भी। हाँ, कुछ तो वो होगा जो तभी उन्होंने जेन्युइन, कास्ट किया। हाँ जेन्युइन तो आप हो कुछ बिल्कुल। तो होगा इसीलिए हाँ, कास्ट उसमें किया। थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, थोड़े से परेशान हो, पर रियल लाइफ में परेशान हो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। कम है कन्फ्यूजन, हाँ कम है, फिलहाल कम है। एग्जैक्टली। पर हाँ, ऐसा phases- किरदार आपको कभी मिला जैसे आप हैं एग्जैक्टली ऐसे कॉन्फिडेंट वाला? बिल्कुल वैसा तो जैसे आप हैं वैसा नहीं मिलेगा आपको। कुछ शेड्स तो बेसिकली कोई भी किरदार आपके बाहर नहीं होता है। हाँ। सब कुछ आपके अंदर होता है, और हम अलग अलग वक्त पर एज ह्यूमन बींग्स अलग अलग किरदार होते हैं। एक ही इंसान कभी बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, कभी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, कभी बहुत ताकतवर, है ना। आप कहाँ से देख रहे हैं और उस पे फ़र्क पड़ता है। वो दिन कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। तो हमने सब महसूस किया होता है। अपने आप को किंग भी महसूस किया होता है किसी जगह पर, और बिल्कुल लाचार भी महसूस किया होता है किसी जगह पर। तो आप कहाँ पर हैं वो, अब एक्टर का काम है कि उन सारी चीज़ों को स्टोर करते रहना, क्योंकि मेरे सिस्टम जो है वो ऐसा फील कर रहा है, और जब ये महसूस होता है तो बॉडी के साथ ये होता है। एंड देन जो दूसरे किरदार आपको मिलते हैं पर्दे पर, उन्हीं फीलिंग्स को आप लेके आते हो कि अच्छा, जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो कैसा दिखता हूँ, वाओ, या फिर कितना क्या सुंदर क्या है। होता है, या फिर जब मैं राजा महसूस करता हूँ, किंग तो क्या महसूस, होता तो है? क्या होता है। तो फिर देन ब्रिंग इट ऑन। तो फिर आपके सामने कोई भी वो हो। ट्रांजिशन कैसा रहता है, जैसे आपने रात अकेली है भी किया, जी राइट? वो जी। बहुत ही ग्रिटी था, जी। और फिर आपने हाफ सीए किया। कैसे होता है ट्रांजिशन? ज़्यादा वक्त लगता है या तुरंत हो जाता है, आसानी से हो जाता है? नहीं, आसान होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। और एक्चुअली हमारी फिल्में बहुत डिमांडिंग होती नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको वक्त मिला है और आप सजग इंसान हैं एज एन एक्टर, तो वही इसीलिए ज़रूरी ज़िंदगी में रियल रहिए। आप ज़िंदगी में आप धोखे में मत रहिए, और रखिए मत कि भाई आप कुछ और हैं, और तो आसान रहेगा। आपके पास रियल फ्लेवर रहेंगे ज़िंदगी के, तो तुरंत रिलेट करना आसान होता है कि अच्छा ये इस वाले जोन में है ये इंसान, उसको प्ले करना, तो इतना मुश्किल होता नहीं। आपकी जो मूवी आई 12/12, जी। आपको बहुत फेम दिया उसने, उसका प्रमोशन भी हुआ, बातें भी हुई, यू नो। क्रिटिकल एक एक्टर को ना, वो ये जो आप ठप्पा कहें या क्या कहें कि वो अच्छा मिला एक्टर आपको है, वो उससे मिला मुझे। 12/12 से, जी, राइट? उससे एक रिकग्निशन मिली कि हाँ। और अभी भी आपको लगता है मासेस ने, पूरी जनता ने देख लिया 12/12? नहीं, जनता तो नहीं देखा, और जनता मुझे पता था कि देखेगी भी नहीं, बिकॉज जनता की कहाँ पे ट्रेनिंग है ये अवेलेबल 12/12? जहाँ तक मुझे पता है बुक माई शो पर थी। अब आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं, पर वी हैवंट बीन एबल टू फाइंड एनी OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर कितना अनफॉर्चुनेट है ना। वो है, लेकिन क्रिटिकली इतना अक्लेम्ड है, सारे फेस्टिवल्स पे जा चुका है, इतनी तारीफ हुई है, और फिर भी उसको मिल नहीं रहा प्लेटफॉर्म। पर वो ऐसा ही है, और इसके बारे में मुझे पहले दिन से पता था। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सरप्राइज हो गया हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अवेयर इंसान हूँ। नहीं, एज एन ऑडियंस, एज अ मिडिल क्लास ऑडियंस, मैं सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि हमें ज़बरदस्ती के ऐसे शोज़ देखने पड़ते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है, और वो नेटफ्लिक्स पे जाके अपने शो को डलवा देते हैं। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वेल, दैट इज़ द लैंग्वेज, राइट? जैसे मैं बोलूँगी साई आरा जेंजी की मूवी, राइट, बहुत अच्छे से बेचा गया उसको, हर मूवी को बेचा जाता है। पर 12/12 के लिए को ये लगता है कि लोग लिख सकते थे, इंस्टा पे, फेसबुक पे डाल सकते थे। आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो एक क्रिटिक कम्युनिटी है, हमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वेन डायग्राम बना रहे हैं, हाँ, आपस राइट? में एक दूसरे का हिस्सा है ना। हाँ,
तो हमारी जो क्रिटिक कम्युनिटी है उसका फ़र्ज़ बनता है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए खड़े हों। ज़्यादातर ये सुना गया, जो मेरे सेकंड पॉडकास्ट एपिसोड में हमने क्या किया कि NSD और थिएटर डिस्कस किया, राइट। और उसमें हमने सुनील उपाध्याय का जिक्र किया जो कि एक थिएटर एक्टर थे जो अब नहीं रहे, राइट। तो ऐसा होता है क्या कि जब भी आपसे कोई मिलता है 101 या भीड़ में बहुत अच्छे से मिलते हैं, जैसे जो रील था सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, उसमें मैंने देखा आपसे सब दिल से मिल रहा है, यू नो। बिग बॉस का जिक्र करना चाहूँगी, पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं। बिग बॉस सॉरी नहीं देखते ना, आई मैं नहीं न्यू देखता। आपका वो नहीं है। तो बिग बॉस में गौरव खन्ना है, बहुत ही बेहतरीन टीवी एक्टर, और गौरव खन्ना के लिए बोला जा रहा है कि ये बंदा ना इतनी एक्टिंग कर चुका है कि किरदार में 3 महीने गुजर गए, ठीक है, पर ये किरदार में है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जब हम गले भी मिलते हैं या हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि वाह ज्ञानी क्या एक्टर हो यार, तो वो भी हम फेक करते हैं क्योंकि हमको आदत हो गई, हम किरदार में हैं। फेक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं तो क्यों हमारे अंदर से नहीं आता कि यार इस एक्टर ने इतना बढ़िया काम किया, क्यों ना मैं एक 4 लाइन का इंस्टा डालूँ, फेसबुक डालूँ, या मैं किसी से कनेक्शन में हूँ तो मैं बोलूँ कि ज्ञानी भी हैं, राइट। आपको ऐसा फील होता है क्योंकि आगे आपसे भी यही जनता, अभी भी आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यंगस्टर्स हैं वो आते हैं तो ज्ञानी बोले कि ये बढ़िया है, राइट। और आगे आप और तरक्की करेंगे तो आपसे और एक्सपेक्ट किया जाएगा। आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? अच्छा प्रीति, इस बात का जवाब जो है ना, तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी ने नहीं किया तो मैं झूठ बोलूँगा, गलत होगा। हर इंसान का एक सर्कल होता है, एक दायरा होता है। तो आप जैसे जैसे आपको कामयाबी मिलती है आपका दायरा बड़ा होने लगता है। बड़ा इन द सेंस कि उसको उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग जिनकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक पहुंच सकती है वो उसका हिस्सा होते हैं। अनफॉर्चुनेटली तो क्या है, इसमें तो सफ़र है कि जब 12x12 रिलीज़ हुई है तो मेरा जो दायरा था आप उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपने जितना आप क्या कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, आप नहीं किया ना मैंने, आप किसी को बता सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वो भी नहीं हो रहा है तो आप शायद मुझसे अगर बात होगी तो आप, हाँ मैंने बताया ज़रूर, हाँ। पर मैं वेट कर रही थी कि मुझे मूवी देखने को मिले तो मैं अच्छे से रिव्यू लिखूं, पर मैंने नहीं। तो वो उसमें बहुत सारी वो है कि आपको मूवी एक्सेसिबल ही नहीं हुई, मूवी उतनी बड़े पैमाने पर रिलीज़ नहीं हुई। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा भी, जो जिनका सफ़र मेरे साथ शुरू हुआ है, जो मेरे इर्द गिर्द के दोस्त हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने लिखा भी, आउट ऑफ द वे जाके लोग आए भी फिल्म देखने के लिए जब स्क्रीनिंग्स वगैरह हमने की। पर उसकी एक वजह ये भी है कि मेरा ही दायरा उतना है, फिर हम लोग जो फिल्म बना रहे थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो कि मैं दायरे के बाहर की बात कर रही हूँ। जैसे मैं आपसे कैसे मिली, मुझे नहीं पता था आप कौन है, हाँ मैंने आपका काम देखा जी, आई इंस्टेंटली फेल्ट, ओ माय गॉड क्या ब्रिलियंट एक्टर है, राइट। आपका इंस्टा पेज जिसका नाम ही है कौन ज्ञानी, दैट्स ब्यूटीफुल। अगर मुझे दिखता है तो जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि किसी एक बंदे को आपका काम दिखता है वो बढ़िया है। अब हम ज्ञानेंद्र को जानते हैं नहीं जानते हैं, उसके साथ चाय पी थी नहीं पी थी को साइड रख के 2 शब्द उसके लिए अच्छा, या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? डू यू ड्रीम ऑफ सच इंडस्ट्री? होना चाहिए, करते भी है प्रीति, ऐसा नहीं है, मैं भी करता हूँ। लेकिन अब ये सेम शिकायत कई लोगों को मुझसे हो सकती है क्योंकि आप इतने सारे लोग हैं और हर इंसान को लगता है उसका काम बहुत बढ़िया है, वो मेहनत से काम करता भी है। तो अब मैं 4-5 लोग जो मेरे कनेक्शन में होंगे, जिनको मैं जानता हूँ, या फिर किसी के काम ने मुझे बहुत ही मुतासिर किया, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार क्या काम है। जैसे अचल मिश्रा करके एक डायरेक्टर हैं, यंग लड़का है लेकिन वो इतनी बेहतरीन फिल्में बना रहा है। तो मैंने जब उनकी फिल्म देखी तो अब मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को, मेरे पास और कोई एक्सेस नहीं था उनका। तो कौन सी मूवीज? उनकी फिल्म है एक मूवी, एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनकी फिल्म है, ध्वेन करके एक फिल्म है, ओके, और एक गामक घर फिल्म है उनकी। ये 2 फिल्में मैंने देखी और मुझे लगा कि यार इस एज में अगर ये लड़का ये इतनी बेहतरीन फिल्में बना रहा है तो एज एन ऑडियंस मुझे अच्छा लगा और मैंने मैसेज किया। तो उस तरह के मैसेज मुझे बहुत आते हैं। और आपके माध्यम से सिर्फ आपकी नहीं, पूरे इंडस्ट्री की बात करती हूँ कि जब लोगों को, क्योंकि सारा हर किस्म का एक्टर ना संतुष्ट एक्टर नहीं होता। बहुत सारे एक्टर्स को तुरंत अप्रिसिएशन चाहिए। जैसे सोन चिड़िया आई थी सुशांत की, और मैंने सुना उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, जबकि बहुत अच्छी कास्टिंग थी। रणवीर शौरी को उसके लिए अवार्ड भी मिला, ठीक है, पर
सुशांत जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नहीं मिला अप्रिसिएशन, राइट? तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इंडियन सिनेमा की बढ़े, तो मेरा बस यही कहना है कि वो एक छोटा सा ट्वीट, वो एक छोटा सा फेसबुक, वो छोटा सा एक इंस्टा का 4 लाइन का पोस्ट कैन चेंज लाइफ ऑफ एन एक्टर हु इज़ फीलिंग होपलेस एंड हेल्पलेस. इट माइट नॉट बी कौन ज्ञानी को आपसे कॉन्फिडेंस का डोज नहीं चाहिए होगा, बाकी किसी को चाहिए होगा, यू नो. हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. इट ऑलवेज हेल्प. जैसे मैंने नवाज भाई के साथ काम किया था रात अकेली में. उन्होंने एक ट्वीट किया था बाद में सेइंग कि इसको काम करते हुए देख के मुझे अपना यंग वक्त याद आता है. इट वाज स्वीट. और फॉर दैट मैटर काफी है. हाँ, और क्या, ये आपका मोरल तो बूस्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल हु यू लुक अप टू. कि यार एक दिन आप भी इनकी तरह काम करें, इनकी तरह इज्जत कमाएं अपने काम से. तो ये तो होता ही है. पर आप ये भी समझिए कि ये उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशन उस एक इंसान से करना कि वो सबके लिए कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो जो छू गया, मैं तो हाँ. बहुत क्लियर हूँ, अगर आपको छू गया है ना, हाँ. तो कर दीजिए. तो मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं कि किसी ने नहीं किया, क्योंकि ऐसे किसी की जिम्मेदारी नहीं है मुझे प्रमोट करना या करना. पर हाँ, ऐसा हो तो बेहतर. मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जितने, ख़ासतौर पे अगर मैं किसी सेट पर हूँ और मुझे लग रहा है कि ये एक छोटा किरदार निभाने के लिए कोई एक्टर आया है, और तो मैं सबसे ज़्यादा उसके पास जाके इंटेंशनली जाके बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है जब आप नए नए सेट पर होते हो और आपको कोई नहीं जानता. तो फीलिंग चाहिए कि आपको याद है ना कि कैसा महसूस होता है. आप किसी को काम मत दीजिए, बस उसे इज्जत दे दीजिए, उसको रिस्पेक्टफुल फील कराइए. उसको इतना ही बोल दीजिए जो हम नहीं कहते कि आई हियर यू. इतना ही चाहिए होता है. और उसमें आपको कुछ मेहनत नहीं लगनी है. आपके पास उतना समय है, तो अगर आप देख रहे हैं कोई एक्टर वहाँ खड़ा हुआ और आपको पता है कि वो फॉर एग्जांपल कि चाय वाले का किरदार है, उसका एक भी लाइन नहीं है, वो जो चाय की टपरी लगी है, डायलॉग लीड एक्टर्स के हैं. वो कौन सी मूवी है, पान वाली, जो अपूर्वा ने डायरेक्ट करी है, चमन बहार. व्हाट अ मूवी. और उसमें आपका किरदार कितना बढ़िया है, जो आपने गुस्सा किया इतना बढ़िया. तो बस इस बात का ख्याल रखिए आप कि मैं बोल नहीं सकती. जी, शुक्रिया. ठीक है, वो इतना सुंदर है. थैंक यू. तो क्या चाहिए होता है, ये तो करते हैं. इसके बिना इंसान कैसे जिएगा यार. हम सबको भी तो ये डोज चाहिए ना कि हम अच्छे इंसान हैं, हम इस धरती पर जीने लायक लोग हैं, और सबकी अपब्रिंगिंग तो ऑलमोस्ट ये होते हैं. तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने लेवल पे करते हैं. अब उसके बियॉन्ड तो मुझे पता नहीं कि कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. वो आपको अर्न करना पड़ता है. और पर आप जब आपके हाथ में होगा, जब आपको लगेगा हाँ, नाउ आई कैन चेंज द वे पीपल आर व्यूइंग इंडियन सिनेमा, आप ये चेंज लाना चाहेंगे? कौन सा एक चेंज है? कि कोई उस स्टेज पे पहुंच पाता है कभी. जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि खेल खिलाड़ी से हमेशा बड़ा होता है, तो सिनेमा एक खेल है अगर हमारा, और हम सब खिलाड़ी हैं, तो हम कभी उससे बड़े नहीं हो सकते. तो ये ऑडियंस डिसाइड करेगी. जो हमारी ऑडियंस है, जब तक उनकी ट्रेनिंग चेंज नहीं होगी, और जो हो रही है धीरे धीरे करके, और सोसाइटी चेंज नहीं होगी तब तक, क्योंकि हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी कस्टमर्स के लिए. अगर मैं उस भाषा में बात करूं, बिल्कुल ठीक बात है. तो हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है, वो अब तो यहाँ पर हमारी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक तो अगर हमें सस्टेन करना, सर्वाइव करना है, तो जो उनका टेस्ट है उससे बहुत अलग तुरंत ना दे दें. तो वो बोलेंगे नहीं पुराना वाला अच्छा था, ये अच्छा नहीं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, रिजेक्ट कर देंगे. और साथ में ये भी हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई उनको तो वही कचरा ही पसंद है, तो हम कचरा ही देंगे. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको रिफाइन करते जाएँ धीरे धीरे करके, है ना. कुछ चीज़ें बेहतर करते जाएँ, उसमें वक्त लगेगा. तो जो कि किया है, मतलब राज कपूर साहब से लेकर के भी, शांताराम साहब से लेकर के कई सारे डायरेक्टर्स आए हैं इतने सालों में, गुरुदत्त, या फिर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं. जो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आपका घर भी चलता रहे, उनके समझ में भी आए बात जो आप कहना चाह रहे हैं, और साथ में उनका जो टेस्ट है वो भी बढ़े, बेहतर हो, ताकि इवेंचुअली पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें और बेहतर फिल्में बने, और नुआंस्ड कहानियाँ हों, और बेहतर परफॉर्मेंसेस हों, ताकि इंडियन सिनेमा फिर वर्ल्ड स्टेज पे भी जब जाए तो हम अपनी कहानी कह सकें, अपने लोगों की कहानियाँ भी. कोई आपको अपना कोई किरदार लगा जो आपको लगा कि मैं डायरेक्टर होता या प्रोड्यूसर होता तो ऑस्कर के लिए पक्का डालता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा. ऐसा नहीं लगा मुझे. क्यों? कमी लगी उसमें?
सेल्फ क्रिटिक है आप? सेल्फ क्रिटिक हूँ, मैं काफ़ी सेल्फ क्रिटिक इंसान हूँ। मुझे लगता है कि गब्बर इज बैक की स्टोरी थी वो, जिसमें आपने बिल पे कर दी, आपको एंड में पता चलता है कि नहीं है। माई वाइफ इज़ डेड, उसमें ऐसा था कि उस कैरेक्टर की वाइफ डेड हो चुकी है, और फिर भी उनसे वो कुछ बिल भरने के लिए बोल रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ करके, तो वैसा था। और फिर दूसरी कौन सी मूवी थी? एक टक्सल या क्या? टकसाल एक शॉर्ट फिल्म थी, आई गेस। हाँ 32 मिनट्स की वही थी। हाँ टक्साल, वो राइट? शॉर्ट फिल्म थी, लेकिन वो बहुत अच्छा सॉरी, मेरी एक्सपीरियंस। मेमोरी थोड़ी नहीं, आपको ये अच्छे से याद है, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसको भी काम करने का। टक्साल का भी स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हाँ। उसमें कुछ बताएंगे आप? वो बेसिकली एक लड़का है जो कॉर्पोरेट में काम करता है। हाँ, जिसने और- पियोन का मर्डर कर दिया। हाँ, उसके फादर, अभी आपने एकदम लास्ट बता दिया कि मुद्दा ये है कि क्यों किया, क्यों हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई इंसान कैसे क्राइम तक करता पहुंच है, जाता है yes। इसी सोसाइटी में, जब उसको सांस लेने की जगह नहीं मिलती कहीं और पहुंचने की। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो आपको क्रिमिनल नज़र आ रहे हैं, उन्होंने क्राइम किया भी है, पर वहाँ तक पहुँचाने में शायद जाने अनजाने हमारा जो सिस्टम है उसका भी हाथ है। सो वी वांटेड टू एड्रेस दैट कि एक इंसान है जो हकलाता है, थोड़ा सा उसके स्टटरिंग की प्रॉब्लम, स्टैमर करता है, करता है, yes। और उसके फादर हैं घर पे जो कि बीमार हैं, उनको नहलाना धुलाना, उनका ख्याल रखना, वो सब भी। तो ऑफिस में उसको बुली किया जाता है, जो कि आज भी हमारे ऊपर बहुत रिलेवेंट है। वो कि आज इतना प्रेशर है एक तरीके से लोगों के ऊपर टू कम अक्रॉस ए सक्सेसफुल ऑल द टाइम। जब तक आपने कुछ ये चीज़ें नहीं करी तब तक आप कुछ है ही नहीं। आपको बेयर मिनिमम इक्वल रिस्पेक्ट पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट या आपकी गाड़ी क्यों देखी जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो और जब आपसे वो कंपल्शन बना दे कोई सोसाइटी कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो खुद के लिए जीते हैं, और अपने बहुत लोग हैं कि बहुत कमा रहे हैं पर अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पैसा गाड़ी में और दिखावा में नहीं खर्च करना चाहते, वो बाकी जगह खर्च करना चाहते। यही रूट्स थे हमारे इंडिया के, जो फेड हो रहे हैं। अब हम सारा पैसा खुद पर खर्च करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं और डिप्रेस्ड हैं। नहीं, असल में दो इंडिया बन गए। एक और हमेशा से थे शायद कि एक जिनके पास है तो आपको लग रहा है वो इतना दिखा रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं जिनके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किल हो रहा है उसको उस ज़िंदगी को देखना और जी पाना। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखते हो तो आपको लगता है कि सबकी ज़िंदगी में बाहर है। नहीं, वो तो क्रेडिट कार्ड और ईएमआई वाली दुनिया है, राइट? हाँ, है ना, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई वाली दुनिया। और सोशल मीडिया में जो मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। कल जब मैं सोशल मीडिया देख रही थी तो मैं देखती हूँ कि वो एक अलग ही दुनिया है। या पहले मैं आपकी मूवीज को Please, कवर please, कर please, लेती हूँ, हाँ। राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज है। मतलब ये जो आपके जो भी ये किरदार है, जैसे आपने ये फियोन वाला था, या ये आपके लिए सच में फील करते हैं? क्योंकि हर मूवी में या हर सीरीज में एक चीज कॉमन है, जो एक वो किरदार होता है बेबस, वो आपके हर किरदार में कहीं ना कहीं होता है, राइट? यू कैन फील इट मोर देन एनीबडी एल्स। कि कैसा फील होता होगा जब पानी नहीं मिलता होगा, कैसा फील होता होगा जब पैसे नहीं होते, राइट? और अभी भी आप वही बोल रहे हैं कुल मिला के कि जो हाँ, लोग तो मेरे अफोर्ड नहीं हीरो कर यही लोग पाते हो, हैं। राइट? मेरे हीरो वही लोग हैं क्योंकि मैं उसी सोसाइटी से आता हूँ, उसी समाज से निकला हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है लोगों को देखने का, तो ये सब मेरे लिए रियल प्रॉब्लम्स हैं। और इट सीम्स आप उन लोगों को जज भी नहीं करते। नहीं, उसमें जजमेंट क्या है, उसमें कोई जजमेंट नहीं है। तो जज एजिन जैसे उसने पियोन को मर्डर किया, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जस्टिफाइड हो गया यार। ठीक है, लॉ के बुक में होता होगा, यू नो, मैं नहीं बोल रही कि मारना इज राइट, हाँ, बट वो बेबस जो आप दिखाना चाह रहे थे, राइट, कि वो बेबस था, वो जस्टिफाइड हो गया। हाँ, तो हमारा इंटेंशन उस फिल्म को ये साबित करने का नहीं था कि आप जाके मर्डर कर दें, है ना। किसी के साथ अगर आप सहमत नहीं, किसी चीज़ से कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप ये नहीं मर्डर कर, ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि किसी को वहाँ तक पहुँचने क्यों दिया जाए। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने सारे इर्द गिर्द के लोग जिसको हम समाज कहते हैं या फिर सिस्टम कहते हैं, कोई क्यों नहीं वहाँ पर देख रहा है कि यार ये उस तरफ हम धकेल रहे हैं किसी को। कौन है रियल कल्प्रिट? कौन है रियल कल्प्रिट? दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से देखें कि एक आइडियल समाज हो जिसमें कि किसी को ये करने का मौका ही ना मिले और सब कुछ राम राज्य हो चारों तरफ, तब तो फिर अलग बात है। तब आप कह सकते हैं कि समाज ही राम कल्प्रिट। राज्य में भी तो डिस्प्यूट है, तो- सीता जी को 2 बार हाँ, तो आइडियल समाज तो कभी होगा नहीं, वो हो नहीं सकता।
दूसरी बात, हमको एज अडल्ट हमने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेंगी ना, कि अगर हम कौन है ऐसा जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर आप किस नज़रिए से देखते हैं। क्या आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो नहीं है आपके पास या जिनकी कमी रह गई, या फिर आप शुक्रगुजार भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो अब वो बहुत कौन जिम्मेदार है कैसे आप कहें। आप एक अडल्ट इंसान जो कि 18 साल 20 साल की उम्र पार कर चुका है, अपने फ़ैसलों के लिए, अपने चॉइसेस के लिए वो हमेशा दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं बना सकता। सो वो भी है एक उसको बहुत पिन पॉइंट करके कह पाना बहुत मुश्किल है। आपका कौन सा किरदार आपका फेवरेट रहा आज तक में? यार प्रीति, फेवरेट किरदार नहीं होते एक्टर्स के ना, नहीं होते? एक्टर्स के लिए किरदार होते झूठ हैं। बोलते हैं फिर लोग हाँ। जैसे कि अरे ये मेरा फेवरेट था। वो तो जब फिल्म रिलीज होती है तो तो बोलना उस पड़ता टाइम है। पर आपको वही फेवरेट है, और वो तो एक हिस्सा है। मुझे लगता है ऑडियंस भी समझने लगी है हाँ। कि पर हाँ, मज़ा आपको हर किरदार को, कि इसीलिए आप कर रहे हो उसको ना, क्योंकि हर किरदार अलग है। सारे अगर एक जैसे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ उसमें आपको दिखता है ऊपर से कि बेबसी है, लेकिन उस बेबसी की वजह अलग होगी, उस Yeah, बेबसी से of निकलने के course, तरीके हर अलग होंगे। मूवी और हर आपका सीरीज का जो भी चॉइस है बहुत यूनिक है। तो ऐसा मेरा फेवरेट एक कुछ ही नहीं टाइप का रिपीट वर्क नहीं कर रहा है आप जो हाँ, यूजुअली लोग करते थैंकफुली हैं। अभी नहीं है, बट इसमें भी बहुत वैरायटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं हाँ जो एग्जैक्टली हैं। कि पर वो तो कोशिश फिर करनी। हमारे कास्टिंग की शॉर्टेज है ना, वो हम सोच नहीं पाते आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? सेम रिपीट रिपीट रिपीट। बट वो चेंज हो रही हैं चीज़ें धीरे धीरे। बेसिकली आजकल कास्टिंग कैसे हो रही है कि वो पर्सनालिटी कास्ट करते हैं, कि एक्टर की एज लाइफ में क्या पर्सनालिटी है, उसकी क्या एनर्जी है जब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, तो वो उसके आसपास कोई किरदार है तो वो चाहेंगे कि आप उसको करें, ताकि आपको सेट पे ये हो कि आप बैठे भी हैं, नॉर्मल नेचुरल बैठे हैं, और वो कहीं कैमरा लगा दें और लगे कि वो किरदार बैठा हुआ है। वाह। तो ये कास्टिंग का है। बट फिर ट्रेनिंग किस काम की? जो एक्टर ट्रेंड हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स टू एन एक्सटेंट। वो अपने आप को बदल सकते हैं। आपकी कोई फेवरेट कास्टिंग जो आपने हाल फिलहाल कोई मूवी देखी हो या सीरीज देखी हो कि वाह ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है? जैसे मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे जब मैंने स्त्री देखी और देखा कि पंकज त्रिपाठी और तमन्ना का इंटरेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल था और कोई नहीं सोच सकता था, राइट? हाँ हाँ, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और होती रहती है बीच बीच में, है ना? और ज़िंदगी में लोगों की कास्टिंग और पर्सनैलिटी देख के आप जज नहीं कर सकते कि ये इंसान जो ऐसा दिख रहा है वो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली यही तो मार्क हाँ, खा जाते हैं so- एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कि हम सोच ही नहीं पाते कि इस बंदे से हम क्या करवा सकते हैं। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप जो तरीका है ना, कि कोई अगर किसी होटल में मैनेजर है या वेटर है, तो वेटर आपको एक तरीके का ही दिखेगा, उसकी कद काठी, उसकी चाल ढाल है। जबकि आप ज़िंदगी में हज़ार तरीके के वेटर आपको दिखेंगे, हज़ार तरीके के मैनेजर दिखेंगे, उनकी पर्सनालिटीज़ अलग होंगी। हाँ, कपड़े उसने वही पहने होंगे जो उसको वहाँ पे बोला हुआ पहनने के लिए, पर उसकी आंखें अलग होंगी, उसकी चाल ढाल अलग होगी। somebody would have a sense of humor, somebody will have some other way of looking at life। बहुत ज़्यादा ना नकल मत रखिए अपने आसपास, बी जेन्युइन, क्योंकि वो आपके हाथ में है, जेन्युइन होना आपके हाथ में है। और वो रही आप इंटरेक्शंस में जिसके साथ भी कर रहे हैं। अब वो उस जेन्युइननेस में आपको कभी हो सकता है किसी पे गुस्सा आ रहा हो, किसी पे बहुत प्यार आ रहा हो, किसी के साथ आप अच्छे से पेश आए, हो सकता है कभी गलती से किसी के साथ आप मिसबिहेव भी कर दें, बट दैट्स यू रादर देन ऑल द टाइम ट्राइंग टू बी समबडी एल्स। वो तो मुश्किल है, वो हो भी नहीं सकता। क्योंकि उसमें आप एक्सपेक्टेशन गलत सेट करेंगे लोगों की, यस और फिर वो उम्मीद करके बैठेगा, फिर वो उम्मीद टूटेगी, फिर वो आपको गाली देगा। बिल्कुल सही कि अरे टाइम वेस्ट किया मैंने इस पे, राइट? सो बेहतर आप जैसे हैं वैसे रहें। आप जिसके काम के होंगे वो आपके सफ़र में आएगा, आपके साथ, आपसे जो ले सकता है लेगा, जो आपको दे सकता है देगा, आप आगे बढ़ जाइए। यानी आपने ये जो स्टैमरिंग वाला, हकलाने वाला किरदार किया, आपने प्रैक्टिस किया? आपने किसी को देखा था? हाँ, उसकी प्रैक्टिस लगी। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं किरदारों में कि उस किसी किरदार हमें अभी का, आप दिखा सकते हो एक किसी लाइन, या किरदार भूल का गए हो आप? अब मैं भूल I'm गया so हूँ। sorry। अब मैं भूल गया। सो बेसिकली मैं वैसे वाला एक्टर नहीं हूँ जो कि
चीज़ें तैयार रखता है। देयर आर परफॉर्मर्स ना, एक्टर्स में कैटेगरी होती है बहुत सारी, कुछ परफॉर्मर्स होते हैं जिनके पर पास वो में बहुत ही सुंदर था, हाँ। लेट मी टेल यू दैट। 50 तरीके की ट्रिक्स होती हैं जो कि वो करते रहते हैं। मैं जब मुझे किरदार मिलता है या फिर इंटरेस्ट आता है किसी चीज़ में, तो फिर मैं उसकी तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करता हूँ, तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर वो मेरी तैयारी का हिस्सा होता है, और धीरे धीरे करते 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 वो कहीं पहुँचता है। आपको लगता है कि आप कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आई हैव माई ओन सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरी अपनी एक टाइमिंग है। तो दोस्तों के बीच में तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, पर हाँ, अभी पर स्क्रीन पे एक्सप्लोर नहीं हुआ है वो स्क्रीन पे अभी। वो उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, बारिंग चमन नाम बहार। इतना हैवी है ना आपका। चमन बहार में थोड़ी बहुत मौका मिला था हाँ, जो, चमन बार में तो यस यू हाँ। डिड दैट। तो हाँ, वो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ वो साइड। जो आपका सूरज वाला किरदार है 12x12 का, वो आप बनारस की घाट में बैठे हैं, क्या फील हुआ? कुछ तो स्पेशल फील हुआ होगा। बहुत ही क्या अच्छा आपके experience था। 12x12 को मसान के साथ कंपेयर किया नहीं है? हमें लग रहा था कि यार वैसा ना हो, क्योंकि वो पास पास ही थी। मसान तब तक ज़्यादा पुरानी फिल्म नहीं हुई थी, और काफ़ी पॉपुलर थी वो फिल्म, तो क्योंकि घाट है, गंगा है, वो नाव है, वो सारी चीज़ें। पर हमें पता था कि हम किसी और मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं, कहानी अलग है, तो वो फिर थैंकफुली नहीं हुआ। पर हाँ, कई लोगों ने ये बोला कि मसान भी आई थी ना, बिकॉज जो पॉपुलर हो जाता है वो आपके दिमाग में रहता है। तो जैसे आप बनारस का नाम लोगे तो अब ऐसा हो गया कि मसान आई थी, जबकि उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं बनारस में उसके बाद भी। ऑफ कोर्स पर सबसे ज्यादा शूटिंग भोपाल या वही हाँ। होती है, बनारस, राइट? हाँ, तो क्योंकि वो फेमस हो गया है, तो अभी लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा, अरे मसान मसान मसान, तो वो तो होता है। कुछ नया आपने एक्सप्लोर किया जब आप वो स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, या वो? हाँ, स्पिरिचुअलिटी को मैंने अलग तरीके से देखा। मुझे मतलब आई लॉस्ट माई फादर इन 2014, पर जब आपका खुद का लॉस होता है तो इस तरीके के तो आप ना वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, तो उसमें आप निकल जाता है, और आप बिल्कुल पास से देख नहीं पाते हो। आप पास से देख नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं उस लॉस को, उस गम को आप दबा देते हो अंदर। उसके साथ जो एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट, डेथ के कॉन्सेप्ट के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। तो जब मैं मसान कर रहा था, तो बेसिकली वो घाट जो है, मणिकर्णिका का घाट, वहाँ पर यही होता है, अंतिम संस्कार किए जाते हैं लोगों के। तो एज़ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन मैं, क्योंकि वहाँ पे स्मेल भी होती है, एक एटमॉस्फेयर है, तो अगर मेरा किरदार ऐसा है जो कि वहीं काम करता है 8-10 घंटे दिन के, 12 घंटे, तो मुझे उस सारे एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल होना था। वहाँ जाके मैं ये नहीं सोच सकता था शॉट देते टाइम कि यार स्मेल आ रही है, ये गंदा है, क्योंकि वो वहीं काम करता है, उसके लिए वो सब गंदा नहीं है। अगर वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं फिसलन है, वहीं चलता फिरता है वो, तो उसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए वहाँ बैठता था। और रोज़ ऑलमोस्ट हर एवरेज 5 से 7 मिनट में एक डेड बॉडी आती है वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए। तो तब मैंने डेथ को बहुत क्लोजली देखा, डेथ को, उसके रिएक्शन को, लोगों के, उसके जो परिवार वाले थे, उसके इर्द गिर्द जो एक पूरा बाज़ार है, क्योंकि बाकी लोग तो ज़िंदा हैं, एक इंसान चला गया, दुनिया चल रही है, और किसी को अपनी लकड़ी बेचनी है, किसी को तेल बेचना है, किसी को बाकी फूल माला बेचनी है। तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, दोनों तरह की चीज़ें चल रही। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस नज़र से देख नहीं पाता। और हमारे हिंदू सभ्यता में, जो संस्कृति में जो है कि हम अग्नि देते हैं, तो मेरे दिमाग में पहली बार ये सवाल आया कि हम जलाते क्यों हैं। एक तरीके से बड़ा, अगर आप उसको उस तरह से ना देखें तो क्रूल है ना, जला देना, जिसको आप इतना प्यार करते थे, जिसको आप गले लगाते थे, जिसके साथ आपने ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत चीज़ें जी, उसी को अपने हाथ से आप आग दे रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरा ही जवाब निकला कि मे बी जस्ट टू मेक यू एक्सेप्ट जो लोग ज़िंदा हैं, कि आपने उसको, उस चैप्टर को क्लोज़ किया, है ना। वो बॉडी नहीं थी, और यादें तो आपके साथ रहेंगी, लेकिन बॉडी इज़ नॉट। और उस साथ में आपको यही बताता है कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू योर बॉडी ऑल्सो वन डे, सो डोंट हैव एनी प्राइड, और कि मेरी खूबसूरती तो कभी जाने वाली नहीं है। तो ये सारी समझ अगर आप अपनी आँख कान खुले रखेंगे कहीं पर और देखेंगे, तो एक और चीज़ मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील होता है हिंदू कल्चर के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत इस पर थॉट दिया कि मैं सोचती थी यार, जो अगर किसी की डेथ होती है
तो जो हिंदू कल्चर में है, हम ना वापस जाके नहीं होता कि गए हैं, बैठ गए हैं थोड़ी देर, और दफनाया है तो बैठ भी सकते हैं, फूल भी ले जा सकते हैं, लोग गार्डन बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं, राइट। याद आई तो रो रहे हैं अकेले बैठ के। मैंने कहा हमारे कल्चर में नहीं है, ठीक है। अब फिर मैंने उसको कनेक्ट किया कि शादी भी में भी हम अग्नि और एंड में भी अग्नि, राइट, कि अग्नि का कितना सिग्निफिकेंस है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पाई कि हमारा हिंदू कल्चर बहुत ही एडवांस्ड है कि दे डोंट वांट यू टू स्पेंड टाइम ग्रीविंग। पास्ट में क्या आके रोए, मन में है ठीक है, पर चलते रहिए, पीछे मुड़ कर मत दे। वही जिंदगी है ना, आपके पास चॉइस नहीं है, दुनिया नहीं रुकती किसी के लिए। आप जब तक हैं तब तक आपको लगता है कि सारा संसार आपके वजह से घूम रहा है, पर ऐसा अब है बस हम नहीं, ही हैं। पर ऐसा है नहीं। यस, तो ये सारी चीज़ें आपको याद दिलाती हैं कि इवेंचुअली कहीं पर जाके सब इक्वल हैं। यस। आपको लगता है ज्ञानी ऐसा कि अब एक्टर्स को इतना जज किया जाता है, तुम चलते कैसे हो, तुम लिखते कैसे हो, क्रिएटिविटी को ना वो कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है कि हम खुद को ही सेल्फ सेंसर कर देते हैं। जैसे कि अब ये जैसे पॉडकास्ट एपिसोड तैयार होगा अब मैं देखूंगी जो मैंने किया अपने फर्स्ट एपिसोड, यार ये मैं ठीक नहीं किया, एडिट, ये मैंने ठीक नहीं किया, एडिट, क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ कि आपको सेल्फ सेंसर करना पड़ा या पड़ता है, या ये गलत है? और सेल्फ ट्रोलिंग कल्चर है, जजिंग कल्चर है, सोशल मीडिया है, आउटरेज है, तुरंत फैंस रिएक्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स करना पड़ता है, शायद करना चाहिए भी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो फिर ऐसा आपको ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, अब आपको चुनना पड़ता है कि कौन सी लड़ाई वर्थ फाइटिंग है और कौन सी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वैलिडेशन ढूंढना या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें डालना जानबूझ करके या फिर अनजाने में अननेसेसरी बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से एक नया मोर्चा खुल जाए आपको वहाँ पर, आप उसके लिए आप इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे लोगों से आप लड़ रहे हो जिनको आप डायरेक्टली जानते नहीं हो, जो कि पता नहीं किस उसका क्या है, वो उसके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसके पास डेटा है, कुछ डाल दिया उसने, अब आप उसको दिल से लगा के बैठे हैं या फिर उसको जवाब देते रहें या फिर उससे, तो इससे बेहतर है कि आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। सोचें एक बार कहने से पहले कि, और वैसे भी ज़िंदगी में आप कुछ भी, मुझे लगता है कि डोंट बी इनसेंसिटिव। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच लें एक बार। जो आप बोल रहे हैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, पर ना बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि सत्य में लोग बोलते हैं इतना ही सत्य बोलो कि अप्रिय ना हो, पर सत्य अप्रिय नहीं होगा तो आपको लगता है लोगों को जस्टिस मिलेगा? क्योंकि किसी एक का सच दूसरे के लिए तो घातक हो सकता है, राइट? हो सकता है। तो बिल्कुल जो आपको लगे कि यार यहाँ तो बोलना ज़रूरी है और आप नहीं रोक पा रहे हैं अपने आप को, तो फिर आप बोल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली यार हर इंसान को अपना फ़ायदा नुकसान देखने और अपनी सेफ्टी देखने का अधिकार है। तो इसीलिए जब कई बार लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में लोग बात नहीं करते, बोलते नहीं है, इसके लिए नहीं बोलते, उसके लिए नहीं बोलते, हमने वैसा कल्चर बनाया है क्या एज सोसाइटी कि कोई अपनी बात बेझिझक बिना फिल्टर किए रख दे और हम सेफ्टी इंश्योर करें उसकी, कोई जाके उसके घर पे पत्थर ना फेंके, है ना, कोई उसको गालियाँ ना दे, उसकी फैमिली मेम्बर्स को रेप थ्रेट और ये सारी चीज़ें, क्या हमने वो कल्चर बनाया है? क्या हमने अपनी सोसाइटी को उतना कल्चर, उतना सभ्य बनाया है कि वो भी अपनी लाइन देख सकें कि ठीक है भाई, मैं दिख नहीं रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मेरा नाम नहीं है, मैंने कोई एक हुडी वाला फ़ोटो लगा के रखा है ना, और कुछ भी आईडी डाल रखा है घास फूस किसी भी नाम से, एंड आई कैन गो एंड राइट एनीथिंग टू पीपल। तो क्या ऑडियंस को पता है कि यार बट दिस कैन हर्ट समबडी, वो भी एक इंसान है, भले ठीक है वहाँ बैठा हुआ है बिकॉज अलग वजहों से, अपनी मेहनत और काबिलियत से, लेकिन उसको भी असर होता होगा। तो क्या हम उतने सेंसिटिव हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत हर्ट कर जाते। और एक्टर्स तो उतने पावरलेस होते हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। तो आप सोचिए जितने भी हमारे स्टार्स हैं, 30-30, 35-35, 40-40 साल का सफ़र, और उसके बाद आज ऑलमोस्ट दे आर इनटू देयर 50s 60s, वहाँ पर पहुँचकर और
तो भी उनको ट्रोल किया जा रहा है हाँ तो और जज किया जा रहा है। तो अब या तो फिर आप कि भाई करो जो करना हो, छोड़ दो कि हाँ। बिल्कुल सही। आप कैसी फिल्म्स प्रेफर करते हैं, जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है या फिक्शनल? क्योंकि आजकल बहुत सारी ट्रू इवेंट्स वाली मूवीज़ बन रही हैं, राइट? सारी ही सब एक रियल स्टोरी ढूंढना चाह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हक रिलीज़ हुई यामी गौतम की, राइट? मैं अटल हूँ तो बायोग्राफी था, ठीक है। फिर धोनी पे बनी, बहुत सारी हैं। आपको क्या लगता है कौन सा क्या करना चाहेंगे आप, ट्रू इवेंट्स या वो? जो भी कहानी लोगों के दिलों तक पहुँचे, जिस भी कहानी में ये काबिलियत हो कि वो लोगों के अंदर, जब तक दिल को नहीं लगी ये कोई बात, तब तक कुछ होगा नहीं। तो जो भी ऑडियंस के दिलों तक पहुंच रही है इस तरह से लिखी हुई कहानी, वो फिक्शनल हो सकती है। फिल्म्स लाइक मुन्ना भाई MBBS, ये फिक्शनल कहानियाँ है ना एक तरीके की, और बहुत ही सुंदर। हाँ, पर वो आप कुछ टच करती है बहुत सारी चीज़ों को। तो उस तरीके से इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रियल लाइफ इवेंट है या फिक्शनल है। उस कहानी में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सारे तत्व मौजूद हैं कि नहीं, जो कि एक आम इंसान को जब वो सुनेगा, जब वो देखेगा, तो उसके अंदर पहुंचेगा। ये जो दायरा है हमारा दिमाग है दुनिया भर का ना, कोई ऐसा तार वो छेड़ती है क्या, और उसमें कुछ बेहतर बदलाव करती है क्या, कुछ कंट्रीब्यूट करती है क्या, उसको सोचने के लिए मजबूर कर रही है क्या, या फिर एटलीस्ट उसको एंजॉय करने के लिए महसूस कर। यानी आपकी दो और इम्पोर्टेंट मूवी जो मुझे लगा मैं बोल ना जाऊँ, रोमियो अकबर वॉल्टर, हाँ राइट? उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसमें आप कैप्टन आदिल बने हैं जी। उस समय यार उस फिल्म का जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन मैं जब याद करता हूँ उस फिल्म को तो मोस्टली फॉर एन एक्सीडेंट, आई हैड अ बैड एक्सीडेंट ऑन दैट सेट। हाँ, सेट पे एक हम एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, तो बेसिकली चेज सीक्वेंस था जिसमें मैं और सिकंदर खेर, हम दोनों जॉन अब्राहम को चेज कर रहे हैं। वी वर पाकिस्तानी ISI एजेंट्स, और ये जो थे ये इंडिया के रॉ के एजेंट, ऐसा कुछ एक चेज सीक्वेंस था उसमें। अब मैं भी बहुत एक्साइटमेंट में है कि जॉन अब्राहम को पकड़ूंगा। वाह वाह वाह। कौन सा साल था वो? दिस वाज आई थिंक 2016-17 के आसपास। तो उस एक्साइटमेंट में मैंने ये वो भी एक लर्निंग थी कि जब आप एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं एज एन, तो यंग एक्टर्स ना कि हाँ जान दे देंगे। जस्ट बिफोर द शॉट जॉन सर वाज टेलिंग मी कि यू नो मेक श्योर दैट योर सेफ्टी इज़ यू नो टेकन केयर ऑफ, क्योंकि नो शॉट इज़ वर्थ योर लाइफ। अपने बारे में बता रहे थे कि पहले वो 20-20 फुट से छलांग लगा देते थे व्हेन ही वाज यू नो स्टार्टिंग इन, तो बट बाद में उनको समझ में आया इंजरीज के बाद में नहीं करना है ना। हम लोग सुन रहे हैं ये सब। कट टू हम शॉट पे जाते हैं और एक सीक्वेंस था जिसमें कि शॉट था जिसमें वो दरवाजे के पीछे खड़े हैं, एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे हम लोग, और वो स्टील का मेटल, हैवी मेटल दरवाज़ा था, शायद किसी चैम्बर उम्बर का किसी पुरानी फैक्ट्री में, और वो दरवाजे के पीछे छुपे हैं। और ये था कि मैं उनको नोटिस करता हूँ और मैं दरवाज़ा पकड़ता हूँ ताकि वहाँ से वो भागे ना, और वहाँ से सिकंदर आता है एंड देन हमको उनको ओवर पावर करना की कोशिश करनी, और वो दरवाज़ा धक्का देंगे, मैं दरवाजे के साथ गिरूंगा और वो भाग जाएंगे। ये सीक्वेंस था। और एक्शन डायरेक्टर्स ने वो और ठा 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 करके ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ रेडी। मैंने ये देखा कि जब मैं गिरूंगा तो मेरा हाथ कहाँ होगा, पैर कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दी। और जॉन सर माशाल्लाह यू नो इज़ सो फिट, तो उन्होंने जब वो शॉट हुआ तो इत्तेफाक से मैं गिरा, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरी 2 फिंगर्स दरवाजे के बीच में आ गई, और इतना ज़ोरदार इम्पैक्ट था वो कि उस टाइम पर तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि, बिकॉज़ वो कट के ऐसे लटक गई थी 2 फिंगर्स, और मैं शॉट मैंने ख़त्म किया बिकॉज़ दर्द उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आया कि कुछ हो गया है। और उसके बाद मुझे उनके पीछे भागना था, वो भी किया मैंने, बट जैसे ही फ्रेम के बाहर गया तो मैंने, और मेरी नज़र पड़ी तब देखा, तो फिर मेरा ब्लड प्रेशर कि ये क्या हो गया। एंड इट टुक मी अराउंड 7-8 मंथ्स, 8 महीने तक मैंने कोई काम वाम नहीं किया उसके बाद। उसमें जो बाकी मेरा हिस्सा था वो फिर एडिट करना पड़ा उनको, ऑब्वियसली चेंज करना पड़ा कुछ चीज़ें, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू शूट फॉर नेक्स्ट 7-8 months. Thankfully John Abraham you know ensured and he took care of the things. बाद में he fixed the appointment with the कोकिला बहन में Dr. काजी हैं,
प्लास्टिक सर्जन. तो ही वॉज वेरी नाइस, वेरी काइंड. इट्स एन एक्सीडेंट. पर कोई एक एक्टर भी इनिशिएटिव ले लेता है क्या? Also, but आई वांट टू सपोर्ट. credit to him that he ensured that I was not left alone after that accident. वो and our producer जो थे वो. So but then उससे लर्निंग ये हुई कि जब भी आप एक्शन सीक्वेंस शूट करें तो उस दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि वो एक शॉट है और उस शॉट के बाद भी आपकी ज़िंदगी है, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए अपने. सो हाँ, रोमियो अकबर वॉल्टर जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे वो उसके लिए याद चोट याद करते आती हैं. है. हाँ. आपकी एक और मूवी जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया, कौन कमलेश्वर, उसी से इंस्पायर्ड है क्या कौन ज्ञानी? ना 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 कौन कमलेश्वर तो मैंने इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ रहा था तो बेसिकली वहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, डायरेक्शन के स्टूडेंट्स, वो लोग का एक प्रोजेक्ट होता है, उनको एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती है. तो उसमें मैं कास्ट हुआ था. सो कौन कमलेश्वर वॉज अ शॉर्ट फिल्म दैट आई डिड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. उसके अनुराग गोस्वामी करके एक डायरेक्टर हैं, वो मेरे सीनियर थे, तो उनकी वो फिल्म थी, वो मैंने की थी. तो लकीली मुझे इंस्टीट्यूट से काम मिलना शुरू हो गया था ना. काम मिलने इन द सेंस इंस्टीट्यूट में बहुत. पर ये 2012 में आई? हाँ, 11-12 के आसपास. शूट हमने 10 में किया था, 10-11 में और आई. तो इंस्टीट्यूट में भी ये होता है कि 20 एक्टर्स हैं एक बैच में, 2 बैच एक साथ होते, तो और बहुत सारी फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पे भी कास्टिंग वही होती है कि सबको मौका नहीं मिलता. मैं लकी था कि मुझे काफ़ी. एक बैच में सिर्फ 20 लोग होते हैं? एक बैच में सिर्फ 20 लोग होते हैं. और ये क्या कोई रिटन टेस्ट होता है, कुछ होता है? सो बेसिकली 3 राउंड के एग्ज़ाम होते हैं, पहले रिटन, उसके बाद ऑडिशन एंड इंटरव्यू, और फिर एक 3 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें आपको परखा जाता है कि आप. कितने लोग आते हैं जिनमें से 20 चुने जाते बहुत हैं? लाखों लोग देते हैं Oh my ऑल ओवर God. इंडिया से एग्जाम. तो ये तो खुद, ये तो आईआईटी से भी टफ है. जैसे मैं अपने आप में अब टफ तो क्या बोलना, लेकिन हाँ, इस फील्ड का आईआईटी है, एनएसडी और एफटीआई, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स कम हैं. और एम्स लग रहा है, मतलब 5 सीट और 20 सीट वैसे ही लग रहा है मेडिकल. अब तो और कम हो गई. इनफैक्ट जब से गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज किया कोर्स को, तो आई थिंक अब 14 सीट है, 14. और उसमें भी फिर अब जो रिजर्वेशन होता है उसका भी है, फॉरेन के कुछ स्टूडेंट्स का भी रिजर्वेशन होता है, तो आपके पास ले दे के कुछ 10-12 सीट ही बचती थी. तो आई वाज लकी टू गेट थ्रू. वाओ, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट आपका रहा होगा. ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब बायस्ड हो जाए तो भी. अब हम ना एक नॉर्मल सा, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप जवाब दे सकते हैं. नहीं जवाब देने का मन करे ना, आप राम जाने बोल सकते हैं. राम जाने, ठीक है. पर मैं आशा करूंगी आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें. ठीक है. ज़्यादा राम जाने नहीं बोले. ज़्यादा राम जाने ना बोले. ठीक है. कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि मैं बहुत ही मिसअंडरस्टूड रहा हूँ इस टॉपिक में? दैट मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ. ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को लेकर. भारी पड़ता है कि भाई कोई नहीं. नहीं, भारी तो क्या पड़ता. भारी एज इन कॉमिक कैरेक्टर्स नहीं ऑफर होते. हाँ, वो जब धीरे-धीरे जब बदले ऑफर होता तो करते. बिल्कुल करता. मतलब हाँ, बिल्कुल नाइस. कौन सा किरदार करते फुकरे का? फुकरे का कौन सा किरदार करता मैं? पंकज सर का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंकज त्रिपाठी ने जो किया था. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि लोग आपके आसपास एक्टिंग कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है या कुछ चल रहा है और आप वक्त गिन रहे हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको लग रहा है यू आर अनवांटेड एंड स्टिल यू आर लाइक ओके काम, कोई बात नहीं, चिल, एक्सप्रेशन पे भी नहीं आ रहा कि नहीं मुझे सब समझ आ रहा है? हाँ, ये सब तो 24 घंटे हम लोग कर रहे होते हैं. ये तो मतलब हम लोग इन द सेंस हर इंसान करता है. हर जगह आप वेलकम नहीं होते और हर जगह आपके फ्रेंड्स नहीं होते, हर जगह आप कंफर्टेबल नहीं होते. वहाँ पे आप प्रोफेशनली आपने कोई कमिटमेंट दी, आपको वहाँ रहना है, तो आप रहते हैं, अपना टाइम वहाँ पे निकालते हैं, बेस्ट करते हैं और चले आते हैं. ये ब्लेसिंग है और ये फॉर्चुनेट होता है जब सेट पे आपको मज़ा आता है, क्योंकि सारे लोग अलाइंड होते हैं क्रिएटिवली और बाकी कोई मकसद नहीं है किसी का, सिर्फ काम अच्छा करना मकसद है. तो अगर आपका, क्योंकि हमारा इंटरव्यू सीरीज़ का नाम है सोल विदाउट झोल, अगर अभी आपकी आत्मा बात कर सकती तो क्या एक चीज़ होती जो वो बोलती? इस मोमेंट में क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है यार मुझे तो बात करके आप लोगों से. तो मैं क्या है इसलिए बोल रहे हैं? आत्मा मेरी खुश है. और अगर रियल लाइफ के बारे में कुछ जैसे खुलासा करना हो या कुछ कि अरे ये चीज़ मैं आज बोलना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात है जो आप बोलना चाहते हैं? ऐसी कोई बात ऐसे मेरे दिमाग में नहीं आ रही, बट जस्ट वन थिंग दैट हमारी इंडस्ट्री के बारे में मुझे लगता है कि
एक चीज़ हम लोग ना बहुत हाइप बना दिया है नेपोटिज्म करके। मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो आउटसाइडर्स फील करते हैं, वो है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स हु आर डूइंग स्मॉलर पार्ट्स इनिशियली एंड जिनका, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सेट्स पर कई बार वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो भटिंडा, भोपाल, लखनऊ, छोटे शहरों से एक्टर्स आ रहे हैं ट्रेनिंग करके, थिएटर करके, वो तो वैसे भी compete नहीं करने आ रहे हैं किसी स्टार किड से, वो आ रहे हैं अपना करियर बनाने एज एन एक्टर। तो जब उन्हें बाकी डिस्क्रिमिनेशन फील होता है ना सेट पर कि आपको बराबर महसूस नहीं कराया जाता, वो होटल के स्टे से लेकर के आपकी वैनिटी से लेकर के बाकी चीज़ों में, तो उनको वो असर करता है, और वो जो असर उन पे होगा वो उनके काम पे भी दिखेगा। तो मैं बहुत इससे पहले मैंने बोला है लोगों को कि हम कोशिश करें कि, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको एवरीबडी अर्न्स सर्टन थिंग्स इन लाइफ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोज मैं शाहरुख साहब के साथ शूट कर रहा हूँ या फिर कोई एक्टर कर रहा है तो उन दोनों को आप एक ही चीज़ नहीं दे सकते, बिकॉज ही हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट नीड्स एज एन एक्टर, एज ए प्रोफेशनल, और आपके लोग, लेकिन वो उसमें इतना फ़र्क ना हो कि दूसरे एक्टर को 24 घंटे ये महसूस होता रहे कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। और ये कई बार होता है, उसको एड्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेट्स पे मैं जाता हूँ, ऐसा अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान नहीं आता कि आप सिर्फ काम पे ध्यान रखते हैं, पर दूसरी भी रियलिटी है। तो मुझे लगता है अगर हम एज इंडस्ट्री ये चीज़ों के लिए थोड़े सेंसिटाइज हो जाएं कि जो नए लोग आपके सेट पे आ रहे हैं, वो चाहे वो डायरेक्शन टीम में हो, कहीं पे भी हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो हो, ज़िंदगी में भी हो और काम में भी हो, तो काम करना ज़्यादा बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। मुझे क्या लगता है जो आपने ये बात बोला इक्वल रेस्पेक्ट का, कि ये एक छोटा पार्ट है नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म इज़ अ बिगर थिंग। इक्वल रेस्पेक्ट ये इसलिए भी नहीं देते क्योंकि मुझे लगता है, अब मैं न्यू कमर्स के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो आए हैं इंडस्ट्री में जिनका कोई बैकअप नहीं है, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी के नहीं होते जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। एक कैटेगरी होती है जो घुसना चाहती है इनर सर्कल में, तो वो बटरिंग भी कर रही है, उसको पता है किसके साथ बैठना है, रील किसके साथ बनाना है, बातें किसके साथ करना है। और जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बोला था कि इस पे हम बाद में आएंगे, अब मैं उस वहाँ आना चाहती हूँ कि जब आप सोशल मीडिया चेक करते हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में तो थे, क्योंकि देखिए पूरा मुंबई ही कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में होता है, लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। एक छोटा रोल किया होगा, पर मैं उसको इनसाइडर नहीं मानती इंडस्ट्री का, ठीक है। पर बहुत लोगों को इतनी अच्छे से आती है बटरिंग, या अपने आप को सेल करना बोल सकते हैं आप, या आप कुछ भी। वो क्या करते हैं कि जैसे कास्टिंग डायरेक्टर है, अब कोई कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कोई रील बना रहा है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर से उसकी दोस्ती इतनी हो गई है कि वो हर चीज़ में उसके भेज रहा है पिक्चर्स या उसको पुश कर रहा है, राइट। कहीं पे क्या होता है कि ब्रांड्स आ रहे हैं, अब कुछ लोगों के लिए ब्रांड्स ढूंढ के पागल हो जाइए। जैसे मैं अपना बता देती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को पुश करती हूँ कि हाँ, इनके लिए ब्रांड्स लाने चाहिए, ये एक्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि मैं कोलैबोरेशन में हूँ। तो ये जो हमारे, एक्चुअली हम खुद भी एक नहीं है, हम ये जो आउटसाइडर्स हैं, हम में भी बहुत बड़ा रिफ्ट है। सच्चाई का रास्ता अगेन कौन चुनना चाहता है, और कौन सांप सीढ़ी है, कौन खटाक से ऊपर पहुँच जाना चाहता है। आई थिंक वहाँ पे वो लोग इनसाइड सर्कल में घुस के वो रेस्पेक्ट वाला उनको नहीं चाहिए। जो सीधे हैं, बैठे हैं, रोल कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनको इतनी आदत हो गई है कि लोग आके अरे सर 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 सर। अब भाई कौन ज्ञानी क्यों नहीं कर रहा सर सर सर, जब पूरी दुनिया कर रही सर सर सर। मतलब ये मेरा टेक है, आई कैन बी डिफरेंट, राइट। कि हम क्यों बटरिंग नहीं कर रहे, हम क्यों जी सर प्लीज़ 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 दे देंगे क्या, यू नो। तो यहाँ पे हम में ही खोट है। ये जो हम बोल रहे हैं नेपोटिज्म, उनका बाद में खोट है। हम अगर एक हो जाएं तो हम ज़्यादा हुए ना। इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड इनसाइडर्स वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, बनाइए सर्कल। नहीं, ऐसा कोई इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर इतना ज़्यादा है नहीं, उसका बहुत हाइप भी बना दिया गया। वो बहुत नेचुरल है यार प्रीति, मतलब मैं और आप भी हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कमा रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए,
तो वो कर रहे हैं। अगर वो कोई अपने बच्चों को के भले के लिए आगे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रॉब्लम सिर्फ उसमें होती है कि आप और जो बटरिंग वाली आपने बात बोली है, सारी चीज़ें, ये तो आपकी चॉइस है कि आप काम के अलावा भी तो एक इंसान है ना। जब आप अपने अकेले में होंगे तो आप अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। और जहाँ तक मेरी समझ है, इससे बहुत लंबा फ़ायदा आपको होता नहीं है। अगर आपको काम नहीं आता, आपके अंदर क्राफ्ट नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, तो ये बटरिंग से आपको एक काम, दो काम मिल जाएगा, 2-4 साल 5 साल का करियर, इधर उधर के 2-4 ब्रांड्स, ये सब। लेकिन इवेंचुअली आपका जो 20 साल 25 साल 30 साल का लोगों का करियर होता है एक्टर्स का, वो बहुत कम होते हैं। वो तभी होगा जब आप अपने क्राफ्ट, अपने काम, अपने समझ, अपने स्वभाव के ज़रिए लोगों के दिलों पे जगह बनाएंगे। क्योंकि वो चेहरे जो होते हैं ना, ब्रांड्स और ये सब चमक दमक, वो ज़रूरी है अपने आप में, लेकिन वो आता जाता रहता है। आप देखेंगे हर 2 साल में 3 साल में वो चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि ब्रांड्स इसको डिसाउंड कर देते हैं कि यार बहुत देखा हुआ फेस है ये। बिल्कुल ठीक। तो अगर सिर्फ चेहरा बेचने आए हैं आप और सिर्फ अदाएँ बेचने आए हैं, तो वो तो कुछ टाइम तक ही रहेगा। आपको स्किल लेके आनी पड़ेगी टेबल पर। और बच्चे को प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी माँ हूँ। प्रॉब्लम वहाँ है जब आप एक लेस टैलेंटेड, क्योंकि हम तो सब मोह में है ना माँ बाप, लेस टैलेंटेड बच्चे को एक टैलेंटेड बच्चे की जगह पे हम जैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, राइट। जो जैसा हमारा इंडिया का कास्ट सिस्टम है कि कोटा है, तो लेस टैलेंटेड जब जब जीतेगा वो टैलेंटेड की जगह पे, तब पूरा इंडिया क्या, पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन पूरी वर्ल्ड का सफ़र कर जाएगा, राइट। तो एक्चुअल लड़ाई वो है जिसको हम नेपोटिज्म का नाम दे रहे हैं, कि ऑलवेज चूज टैलेंट। पर वो लेस टैलेंटेड सस्टेन नहीं करेगा। आप बहुत कम देखेंगे लेस टैलेंटेड लोग। हाँ, ये है कि जो सफ़र होता है वो लंबा हो जाता है। जो ये रियलिटी, इसको एड्रेस करने में और एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि हाफ सी जैसा शो, जितना उसको एक्सेप्टेंस मिली है, वो अगर इंडस्ट्री का कोई इनसाइडर बंदा होता है, उसका शो होता है, तो उसकी पोजीशनिंग आज अलग होती है। बिल्कुल सही। एक रियलिटी है, इसको ये reality है, बहुत बड़ी reality है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, बट देन दैट इज़ हाउ इट इज़। मैं वही जो शुरू मैंने कहा था कि आपको अपनी फाइट्स पिक करनी होंगी कि मेरी कोशिश और जद्दोजहद ये है कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर कैसे बेहतर करूं, तो मेरा ध्यान उसमें है। अब ये सारी चीज़ें हैं तो दुनिया परफेक्ट कहीं नहीं है। तो मैं उसको क्या करूं, इतना कर सकता हूँ कि हम भी किसी जैसे इस यूनिवर्स, हमारी धरती का एक सूर्य केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सब चीज़ें घूम रही हैं, वैसे ही आप भी अब धीरे धीरे अपने आसपास आप किसी का केंद्र होते हैं, 4-5 लोगों का ही। तो आप मेक श्योर करें कि जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैंने इक्वलिटी की बात की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने की बात की, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात की, इतना कर सकता हूँ कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो मेरे स्पॉट में हूँ, साथ में काम करने के लिए, मेकअप में हूँ, ड्राइवर हूँ या फिर कोई भी हूँ, मैं इस बात का ध्यान रखूँ कि उन्हें ये महसूस ना हो कि किसी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो कोई अलग काम कर रहे हैं, अलग इस वजह से उन्हें मैं कमतर महसूस कराऊँ या फिर उनकी रेस्पेक्ट में कोई कमी रखूँ। ये मैं कर सकता हूँ, और वो फुली धीरे धीरे वो दायरा बढ़ेगा और वो चीज़ें प्रमोट होंगी। इसके लिए हम लोग सेंसिटाइज नहीं हैं अभी, मुझे लगता है सोसाइटी, हम लोग बहुत, इसीलिए शोशेबाजी और ये सब ज़्यादा होता है, पर इससे बचना चाहिए मुझे लगता है। करंट अफेयर्स न्यूज़ में कौन सी एक ऐसी टॉपिक रही रिसेंटली जिसने आपको हार्ड हिट किया या आपको लगा कि अरे वाओ ये कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब सैडनेस में आपको बहुत अजीब सा लगा या खुशी में आपको लगा? आई थिंक द रिसेंट ब्लास्ट दैट हैपेंड इन दिल्ली, रेड फोर्ट पे जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। वो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए सुनना, उसको देखना, महसूस करना, जब लोगों की जान जाती है यार इससे, तो वो तो सबको इफेक्ट करता है, मुझे भी किया। हाँ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, रिफ्रेन करता हूँ अपनी बातों को बहुत क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा डिस्कशन है जो जिसमें लोग ना बहुत समहाउ पॉलिटिक्स में बहुत इमोशन आ गया है अभी। हाँ, और विंडिक्टिव भी हो जाता है। तो वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत आराम से लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी साइड्स लेके और वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसके बिना भी हम चल सकते हैं।
बट ऑफ कोर्स आई हैव अ कीन इंटरेस्ट क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिहार इलेक्शन का कोई एक किरदार जो आपको लगा कि बहुत ही बढ़िया है? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, ओह माय गॉड, बढ़िया Yeah. बंदा है, राइट? या क्या आ रहा है? वो उनकी मतलब एक उसकी पर्सनालिटी, फैमिली ने उन पे उतना पोटेंशियल नहीं देखा जितना है, मुझे ऐसा लगता है। अब उनकी उभरेगा। पर्सनालिटी है एक, वो अलग हैं, और उनको देखना, वो जिस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। अगले 5 साल में तैयार हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ मतलब वो तैयार, अब आई डोंट नो पॉलिटिक्स के लिए तैयार होंगे, वो जो रिक्वायरमेंट है पॉलिटिक्स एक्टिंग भी में, करना चाहते हैं, मैंने सुना। पर वो हाँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुझे ज़रूर लगते यस, हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई स्पिरिचुअल मूवी बनाएंगे कंगना जी के साथ। और वो बेसिकली बहुत, मुझे लगता है कि दिल से ऑपरेट करने वाले इंसान हैं, जबकि पॉलिटिक्स में बहुत आपको इसकी ज़रूरत होती है। यस, ट्रू। बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हिम इन दैट स्पेस। यस। वन एक्टर डू यू थिंक जो ओवररेटेड है? ओवररेटेड है? कोई भी बोल पाएंगे या राम जाने बोलना है? नहीं बोल तो दे, मेरा नाम नहीं याद आ रहा ऐसा किसी का कि कोई भी ओवररेटेड। नहीं? कोई ओवररेटेड बात तो कोई नहीं। नहीं है। एक डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? एक डायरेक्टर जिनके साथ काम करना चाहूँगा, आसान हो जाएगा, पहुंच जाएगा ये एपिसोड उन तक। आई थिंक अनुभव सिन्हा का काम मुझे बहुत अच्छा, अनुभव सिन्हा। हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। कश्यप साहब, अनुराग कश्यप। उन दोनों का कौन सी पहले की कौन सी मूवी? अनुराग कश्यप की मुझे शुरुआत की बहुत फिल्में अच्छी लगती हैं, जो उन्होंने बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, आई लव दैट फिल्म। उसके अलावा अभय देओल के साथ उनकी एक फिल्म, मैं नाम भूल जाता हूँ, मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। सेम ईयर। तो वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है। वासीपुर ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद है। नो स्मोकिंग उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक फिल्म जो लास्ट 5 साल में आपको ओवर हाइप्ड लगी? ओवर हाइप लगी? नहीं लगी तो कोई बात नहीं। लगी होंगी, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ अच्छा, तो प्रीति जी बताइए कि हम उस जगह से उठकर इस जगह क्यों आए हैं? मैं एंकर बनता हूँ। मैं डर गई। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए? हाँ, एक्चुअली मैं डर गई थी जब उन्होंने हमें रोका। तो हम बैठे हुए थे लेक व्यू बिस्ट्रो में, हौज खास विलेज में, और उन्होंने हमें बोला था कि आप 3 घंटे नहीं 2 घंटे का शूट कर सकते हैं। गलती हमारी है, हम थोड़ा लेट शुरू किया हमने, और थोड़ा लंबा खिंच गया, और उनको ऐसा फील हुआ कि उनका बिजनेस हमारे वजह से ख़राब हो रहा है, तो उन्होंने हमें धक्के मार के निकाला। और ये बिल्कुल सच है कि हमें धक्के मार के निकाला गया है। तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट पॉडकास्ट कंट्रोवर्शियल था, सेकंड का भी पता नहीं, थर्ड वाला ना एकदम नॉर्मल बेसिक अंदाज में करेंगे। आपको शूट करना चाहिए था उनको धक्का देते हुए, तो सेंसेशनल हो जाते हैं। ये बात सही है, कैमरा बंद हो गया, वरना हमें वो रॉ वीडियो वो भी डालना था। मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं रॉ रियल। और ठीक है ना, हम वहाँ से देख रहे थे यार लेक कितना सुंदर है, अब हम लेक के पास आ गए हैं। एग्जैक्टली। हम वो जैसे जेल में कैदी नहीं होता, हम उस जेल से देख रहे थे कि लेक कितना खूबसूरत है। वही था क्या वो? आई थिंक वही था। और हम अब आ गए हैं उस जेल से बाहर, एक्चुअली लेक और नेचर के पास। कौन सा बॉलीवुड ट्रेंड जो चल रहा है आप उसको कैंसिल करना चाहेंगे? बॉलीवुड ट्रेंड जो चल रहा है, जैसे कि बॉयकॉट सिनेमा, सुशांत के बाद बहुत हुआ वायरल, राइट? कि नहीं जाएंगे हॉल पे, मूवी नहीं देखेंगे। बहुत लोगों ने बोला कि क्वालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा डिटोरिएट कर गई है, उससे बढ़िया तो OTT में देख लो, राइट? ऐसे बहुत सारे कल्चर्स है, राइट? ट्रोलिंग कल्चर, ये कल्चर, कौन सा एक हाँ ये ट्रोलिंग कल्चर बंद होना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट हेल्प, अगर आपका मकसद ट्रोल करने का, ये करने का है कि आप अपने कोई बात मनवाना चाहते हैं या हमें चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोग इम्प्रूव हों, तो आप इस तरह से तो इम्प्रूव शायद ना कर पाएँ, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। ट्रू। कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका मकसद उसे बेहतर बनाना है किसी चीज़ को, ना कि उसे और डिस्ट्रॉय कर देना। बिल्कुल सही। तो मुझे नहीं लगता है उसका कोई फ़ायदा है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी सिखाना चाहिए कि अगर आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है ना, तो आप अपने पे फोकस करके और बेहतर करें, ना कि दूसरे के पीछे पड़ जाए हाथ धो के। तो वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था सुशांत का, वो एक तो कोविड का टाइम था, एज सोसाइटी हम लोग अलग स्पेस में थे उस टाइम पर,
तो वो आई डोंट थिंक वो किसी और वक्त हुआ होता तो इतना लोगों ने उसको मिसअंडरस्टूड किया किया होता, होता। फिर उस तरीके से रिएक्ट किया होता। पर आपका क्या टेक है उस पर, पूछ सकती हूँ कि सुसाइड था कि मर्डर? मुझे कैसे पता चलेगा? आई एम नॉट ये डेफिनेटली राम जाने हैं। नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वाह, नहीं एक्चुअली आप क्राइम पेट्रोल से शुरू हुई ना आपकी जर्नी, आई थॉट। नहीं, मेरे पास भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है जो बाकी लोगों के पास है, ओके। और वो उतना ही ग्रे है, उतना ही मिसअंडरस्टूड है। सो बट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट ऐसे इस तरह से हार्म करने वाले लोग तो यार नहीं होने चाहिए, मतलब मेरे आसपास तो नहीं है। सो आई होप कि वैसा ना हो। कौन सा रोल आपको लगता है कि आपको मिला होता तो आप ज़रूर करते, या आपने कभी सोचा हो? जैसे मैं आपको ऑप्शन देना चाहती हूँ, मंटो, हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ। फोटोग्राफ, रमन राघव 2.0, लंच बॉक्स, मकबूल, पीकू, तलवार, इसमें से कोई एक? अरे आपने सारे मेरी सारे अच्छे वाले बोले। फेवरेट फिल्मों के नाम ले दिए हैं, और ये सारे किरदार जो मोस्टली नवाज भाई या फिर इरफान साहब ने किए। यस, उन दोनों के ही हैं। ये सब तो वो एक्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं और चाहते हैं कि इनकी तरह कुछ आप कर पाएँ काम, इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। सो ये सारे किरदार बहुत अच्छे किरदार है। ओके, एज अ राइटर, क्योंकि आप राइटर भी हैं, राइट? मैं राइटर तो नहीं हूँ, मैं शौकिया तौर पर कभी ठीक कभी है, कुछ आपकी लिखी हुई चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है पर आपने तो पढ़ी है, राइट? ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं आपका बायो क्या रीड करे फाइनली, कि आप कौन से वो 3 या 4 लाइन जो कहते हैं ना बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, या वंस यू थिंक ओके नाउ आई एम रिटायरिंग सो नाउ दिस इज इनफ फॉर माय बायो, कौन सी 2 या 3 प्रीति, लाइन वो होगी? तो अब आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, मतलब जब आपको लगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आपसे बात करके कि आप कभी भी बोलेंगे कि हो गया, मुझे लग रहा है आप रिटायर नहीं होंगे। मुझे क्या क्या शौक है भाई रिटायर होने का। तो अभी इस वक्त अभी नहीं, बाद में, मैं वही बोल रही हूँ 25 साल बाद, या पता नहीं यार, मैं उतना आगे का सोचता नहीं हूँ। आई बिलीव कि कैसे जाना, मैं क्वेश्चन रिफ्रेम कर देती हूँ, कैसे जाना चाहते हैं हमेशा के लिए? एज समबडी हु हैज बीन जेन्युइन ऑनेस्ट इन हिज वर्क, और जिसने ईमानदारी से कोशिश की अपना काम करने की, ओके, उतना काफ़ी है। बाकी वाओ, तो इतना काफी है, यही सबसे कठिन है, ईमानदारी की तो कमी है। उतना काफ़ी है। हु इज अ बेटर एक्टर? इरफान साहब थे, मैं मानती हूँ कोई नहीं कहीं जाता, सब यही है, रूप बदल जाते हैं। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, इरफान साहब, जयदीप अहलावत, आपसे कौन है फेवरेट? और भी कोई नाम हो जो मैं नहीं अभी लिया? बहुत सारे हैं अलग अलग, जिशान अय्यूब, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर। सारे अच्छे एक्टर्स के नाम ले रहे हैं आप। पर आई थिंक इरफान साहब जो काम कर रहे थे, जिन लोगों के भी आपने नाम लिया है, उनसे सब एक तरह से मुतासिर थे, उनसे इंस्पायर्ड होते थे उनके काम से, क्योंकि वो जिस लेवल पे एक्टिंग को लेके जा रहे थे, क्राफ्ट को लेके जा रहे थे, वो बहुत ही कम लोग वहाँ तक लेके जा पाए हैं उस ईज़ के साथ परफॉर्म करना। सो वो थे ऑब्वियसली नवाज, मनोज वाजपेयी सर, जयदीप अहलावत, ही इज़ माई सीनियर वेरी डियर फ्रेंड। तो उनका भी काम बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम कर। चलो अच्छा है, फिर मैंने उनका नाम ले लिया, है ना? और कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप करते तो बेहतर होता? मैं 3-4 नाम लेना चाहूँगी। कड़क सिंह, मैं अटल हूँ, गुड़गांव, अलीगढ़, गली गुलिया, ये ऐसे ही ये प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से, भोसले, हड्डी। आई थिंक अलीगढ़ वॉज अ फिल्म दैट आई रियली लाइक। अलीगढ़, यू कुड हैव डन दैट। मुझे ऐसी फिल्में पसंद आती हैं जो कि जिसका एक बैलेंस हो। मतलब यू आर ओके विद LGBTQ, यू आर फॉर इट, राइट? उसमें क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड। नहीं, लोगों को जानना चाहिए ना, अपनी चॉइस तो है सबकी, हाँ, सबकी अपनी चॉइस है। तो उसमें आप वो जो किरदार करते बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करते, या आपने कौन ज्ञानी सिग्नेचर, इमोशनल सिग्नेचर स्टेप में करते? वो तो मुझे पता नहीं कि वो अब जब मिलता कि अगर तो फिर वो उस टाइम पर, क्योंकि मुझे भी नहीं, एक्टर को भी नहीं पता होता नहीं कि पता होता। वो जो खोज है वो कहाँ जाके किस चौराहे पे खुलेगी और किस तरह से उभर के आएगा वो किरदार। पर हाँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से मैं कोशिश करता, पर वो लिखा हुआ बहुत अच्छा किरदार। वाह। वैसे आपका इमोशनल सिग्नेचर क्या है? जैसे कि पंकज त्रिपाठी का है फिलोसफिकल कामनेस, जैसे कि मनोज बाजपेयी का है कि वो आंखों से ही सब एक्सप्रेस कर देते हैं, उनको डायलॉग्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिशान अय्यूब का मैं बोलूँगी क्योंकि मैंने उनको बहुत देखा है, खामोशी में ही सब एक्सप्रेस हो जाता है, डायलॉग दो नहीं दो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इमोशनल सिग्नेचर क्या है? आई थिंक यही है मोर और लेस कि आप
हाँ मतलब मेरे ख्याल से आपका बॉडी लैंग्वेज कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको ना, शब्दों में अगर कहना पड़ रहा है तो सबसे आखिरी हथियार होना चाहिए आपका। उसके पहले ही समझ में आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा है। इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर उसके अंदर चल रहा है तो बाहर दिख जाएगा। हाँ, यस। पर्सनल लाइफ में या कभी भी ऐसे आपको जैसे कभी गुस्सा आया तो आप साइलेंट हो जाते हैं? नहीं, कभी साइलेंट हो जाता हूँ, डिपेंड करता है किस पे गुस्सा आ रहा है। ओके, एक्सप्रेस करते हैं गुस्से को। हाँ। और जब वहाँ पे इंट्रोवर्ट नहीं काम करता, राइट? नहीं मतलब एक्सप्रेस इट। तुरंत नहीं करता हूँ मैं, मुझे वक्त लगता है। मेरी वो पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है ओके। थैंकफुली, तो मैं काफ़ी देर तक उसको जज़्ब करता हूँ। पता नहीं अच्छी आदत है बुरी, क्योंकि जब वो फटता है तो शायद जो थोड़े में काम हो सकता था, तो फिर मैं इमोशनल इंसान हूँ थोड़ा सा, ओके। तो फिर वो इमोशन ड्रिवन होता है वो वेंट जो होता है। तो उसमें जब आप बहुत इमोशनली बात करते हैं तो कई बार लॉजिक डिफाई हो जाते हैं, फिर आप ये नहीं देखते कि सही बोल रहे हैं या इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा बोल जाते हैं, हम इमोशनल हो। हाँ, सही तरीका नहीं है, मुझे लगता है उस पर काम करने की ज़रूरत है कि आप सही वक्त पर बोल दें। जब आपको बुरा लग रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उसको आप पलने दें और बड़ा होने दें और फिर आप बोलें और सामने वाले को एहसास भी नहीं। जब तक सब खराब हो जाए। हाँ, और अब फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है इनफैक्ट। आपको अगर कोई डायरेक्टर पूछता है कि ज्ञानी बता तुझे भोसले करना है या न्यूटन, अगर हम वापस न्यूटन भी जाते अच्छी हैं, फिल्म है। हाँ, हाँ, अगर हम वापस जाते हैं तो आप भोसले करेंगे कि न्यूटन? मैं न्यूटन करूँगा, क्योंकि अगेन न्यूटन ज़्यादा रीचेबल है। वही ये मकसद ये है कि जब आप कोई बात कह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ऑडियंस तक पहुँचे वो बात। तो सिनेमा में या तो वो वाली हम उस जोन में चले जाते हैं जहाँ हम लोगों को लगता है कि ऐसे लोग कहाँ होते हैं, और या फिर ऐसे चले जाते हैं कि वी डोंट केयर आपकी समझ में आए कि ना आए। तो न्यूटन की जो लैंग्वेज थी वो अनअप्रोचेबल नहीं है, लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नाइस। और उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे या कि वो नहीं, बहुत अच्छी फिल्म परफेक्ट है, है? बहुत अच्छी फिल्म Oh, है, wow. बहुत अच्छी फिल्म है वो। जाते जाते बताते जाइए कौन है ज्ञानी, कैसे आपके जहन में आया? क्योंकि अफसोस जो हर गहरा इंसान होता है ना, उसको एक ही बात सताती है कि हम तुमसे कई बार मिल चुके हैं, हमने तुम्हारे साथ जैसे एक अरसा जी लिया है, ठीक है, और फिर भी हम अभी भी अजनबी हैं। यू नो, एक अंदर का जो कलाकार होता है या क्रिएटिव इंसान होता है, वो बोलता है भाई सब कुछ हो गया पर तुम पहचान नहीं पाए कि मैं हूँ कौन। क्या इस चीज़ से ये इंस्पायर्ड है ये सवाल है? कौन ज्ञानी? हाँ, यार वही हुआ था कि मेरा नाम ज्ञानेंद्र जैसे है, लेकिन बहुत कम लोग ज्ञानेंद्र बोलते हैं, सभी ज्ञानी बोलते हैं। तो जो दोस्त हैं वो कई बार जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो बोलते थे यार वो मैं वहाँ पे गया था ऑडिशन के लिए फलाना कास्टिंग एजेंसी में, और मैंने बोला वहाँ पे एक कैरेक्टर ज्ञानी को करो, तो बोल रहा था कौन ज्ञानी, फिर मैंने बताया ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। तो ये कौन ज्ञानी बहुत आता था, मुझे लगता है लोग कौन ज्ञानी वैसे पहचानते ज़रूर हैं पर हाँ, तो एग्जैक्टली याद नहीं आता था उनको जो भी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो कौन ज्ञानी। तो और कई बार ये भी लोग बोलते हैं अरे तू नाम ही तुम्हारा ज्ञानेंद्र है, तुम्हें बड़ा ज्ञान होगा। मैंने कहा कौन ज्ञानी भाई? सो इट जस्ट रेजोनेटेड विद मी, तो मैंने वो रख दिया है कौन ज्ञानी। मुझे भी नहीं पता कौन है ज्ञानी अभी, आई एम स्टिल सर्चिंग। कोई नहीं, हमारे दर्शक उसे ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का पॉडकास्ट इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त होता है। पर जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कल से जब मैंने तैयारी शुरू करी, क्योंकि कल सुबह आपका 8 बजे कॉल आया, राइट, एंड देन वी स्टार्टेड कि हाँ करते हैं, ऐसे करते हैं, उसमें हमने मैनिफेस्ट किया ये लेक व्यू, राइट। जब मैं सुबह आ रही थी तो एक रील आई मेरे आंखों के सामने, और वो रील मैंने पढ़ा कि कोई वायरल पंडित हैं इंस्टाग्राम में जो लिखते हैं कि मैं चाहता तो था, कुछ ऐसा था, शब्द शायद थोड़े हेर फेर हो जाए, मैं चाहता तो था कि इस किरदार को ज़िंदगी भर निभा दूँ, पर कमबख्त ज़माना ऐसा है कि मुखौटा चाहता है। वाह। तब जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा कि वो आज के पॉडकास्ट का ये सारांश है कि बिना मुखौटे के, मतलब बहुत लोगों ने चाहा कि आपको मुखौटा पहनाए, कभी ज्ञानी बोलकर, कभी कुछ बोलकर, ये बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े ये हो, पर आपने सारे मुखौटे को साइड में रख दिया कि अभी आप देखोगे। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ यार, किसको क्या पता, कोई भी बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि वो क्या है। सो हाँ, और उसी मज़ा है, सब कुछ पता चल जाए, पहले से आपको आइडिया हो, तो फिर सफ़र का क्या मज़ा है। तो मैं आई लव टू लेट लाइफ हैपन टू मी। मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके, आगे का सोच के, डिज़ाइन करके, वो मेरे लिए बोरिंग है।
शायद इस ये भी एक वजह है कि इस प्रोफेशन में हूँ मैं, जिसमें कि आपको पहले से सेट नहीं होती हैं चीज़ें, तो मैं इंजॉय करता हूँ इसको। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इतना कोऑपरेट किया, आज इतना कुछ हुआ पर आपके मैंने मिजाज को बिल्कुल भी एकदम काम हो आप, सच में थैंक यू सो मच। मेरा पेशेंस बहुत है, तो छोटी मोटी चीज़ें परेशान नहीं सोल करते। विदाउट जोल में सारे पेशेंट वाले एक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये रॉ और रियल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो थैंक यू सो मच थैंक ज्ञानी। यू, लवली टॉकिंग टू यू प्रीति। सेम ईयर, बहुत ही मज़ा आया। और मैंने ये सुदीप्ता को भी बोला था, आपको भी बोल रही हूँ कि जब ये सिंक इन हो जाएगा तो मैं आपको एक लंबी सी चिट्ठी तो नहीं पर व्हाट्सएप पे लंबी सी चिट्ठी ज़रूर लिखूंगी बिल्कुल। हाउ आई फेल्ट। Thank you. ओके, थैंक यू सो मच।